जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। बिन औषधि नवजीवन का संचार करेंगे, दुख की धरती पर सुख के बीज हम वारेंगे। हर नाड़ी बोले, हर श्वास कहे यही, जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी, वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिन औषधि नवजीवन का संचार करेंगे। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। आप सत्र का आरंभ करिए। बिल्कुल। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरुजी। वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पिछली बार तो मैंने आपका धन्यवाद दिया, इस बार सारे सब लोगों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरा एक अनुरोध था कि सब अपने मन के अंदर वो भाव लेके आए कि वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और आपने आप सब लोगों ने गजब की सराहना की, उसके अंदर ग्रुप्स के अंदर सारे सब लोगों ने मैसेज किए, बड़े आनंद आए, बड़े मजे आए। 2-3 दिन तक बड़ा, आज भी आनंदित हूँ उस बात को लेकर, तो लेकिन 2-3 दिन तक तो आनंद की विशेष अनुभूति हुई। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापस से हमारी इस चीज को आगे बढ़ाएंगे कि हम लोग लास्ट हम जो सब्जेक्ट पढ़े, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना पंडित जी? एक बार आप क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट टाइम में ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन को समझा था, और ये समझा था कि हमारे शरीर में जो है हम थोड़ा सा वाटर को बैलेंस कर लेंगे और बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर लेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। कई सारी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं, और जिन बीमारियों में रिजल्ट नहीं आ रहे उनके रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इन दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव है, इसलिए इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं शानदार तरीके से। तो इसका आप यूज, अब हम छोटे छोटे इसके प्रोटोकॉल समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें यूज नहीं करना है, कौन कौन सी डिजीज में हमें पता लगाएंगे, तो हम किस तरीके से हम प्रोटोकॉल को फॉलो करके इन ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। एक बार वापस से मैं सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से ग्रुप के अंदर शेयर किया, वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी, इसको थोड़ा सा है ना आप कंटिन्यूअस करने की कोशिश भी करना, वेद को पढ़ने की कोशिश करना। आप पढ़ेंगे तो वास्तविकता मानिए आप कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूरोथेरेपी पहुंचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ शायद पंडित जी का भी एक मतलब इस संस्था का एक सपना है कि जो है अधिकतर लोगों को शिक्षक बनाया जाए। अब शिक्षक बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें थोड़ा एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा न्यूरोथेरेपी का शिक्षक बनने के लिए हमें उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझना पड़ेगा, और बारीकियों को समझने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है वेद को पढ़ना। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि वेद को पढ़िए, और साथ में तो क्लासेस होती रहेगी, वो क्लासेस को करते रहिए लगातार। ये आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं जो आपके जीवन में बहुत सुधार लेके आती है। अब हम थोड़ा सा वापस से, जैसे कि अभी किसी का क्वेश्चन था कि हम 2 ADR कहाँ नहीं दे सकते हैं और 2 ADR कहाँ दे सकते हैं। साथ में हमने पिछली बार थर्मो रेगुलेशन को जब हम समझ रहे थे, हमने एक स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ा, उस ट्रीटमेंट का नाम है विड्रॉल ट्रीटमेंट। देखो, विड्रॉल ट्रीटमेंट नॉर्मली तो एक व्यक्ति जिसको नशा करने की आदत थी और नशा करने की आदत के बाद में उसने नशा करना छोड़ दिया, तो उसके बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें उसका स्पेशल यूज किया जाता है विड्रॉल ट्रीटमेंट का। लेकिन हम यहाँ विड्रॉल ट्रीटमेंट का यूज बॉडी के मैकेनिज्म, मतलब किस मैकेनिज्म को, हम थर्मो रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, और बहुत सारे जो है डिजीज में इसके रिजल्ट है। अब कुछ सिम्टम्स में आपको बता दूं कि जहां पर आप थर्मो रेगुलेशन का यूज कर सकते हो और किस किस डिजीज में कैसा कैसा यूज कर सकते हो। जैसे कि हम मेनली एक बीमारी का की बात करते हैं जो होती है हमारे महिलाओं की स्पेशल बीमारी होती है। हम पिछली बार भी उसकी बात कर चुके थे, लेकिन हम वापस से उसकी बात करते हैं कि हमें उसका प्रोटोकॉल कैसे बनाना है ना। तो एक तो बीमारी होगी मोटापा और एक होगी पीसीओडी। हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे कि पीसीओडी के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, या जहां पर भी कुछ चीजें डेवलप्ड होती है उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किस तरीके से इस ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो पेशेंट के पास में स्पेशल सिम्टम्स क्या क्या आएंगे,
आपका कोई क्वेश्चन हो तो ये सेशन के बाद में मैं छोटा सा इस सेशन को बताऊंगा, कुछ डिजीज के साथ इसके प्रोटोकॉल जोड़ूंगा कि आपको समझ में आ पाए कि हम इस स्टेटमेंट का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। साथ में फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास एक पेशेंट आया पीसीओडी का और साथ में उसको मोटापा भी है, या एक दूसरा पेशेंट है जो मोटापे का, वहां पर आप विड्रॉल ट्रीटमेंट के साथ में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट का यूज कैसे करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे पास पीसीओडी का पेशेंट है ना, तो हमें एक चीज देखना है कि हम विड्रॉल ट्रीटमेंट कहाँ पर इसका सही तरीके से उपयोग या रेगुलर यूज नहीं कर सकते हैं और कहाँ पर इसका हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो पहला तो इसका नियम हो गया कि यदि कोई पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का हो तो हमारा एक प्लस पॉइंट इसमें जुड़ जाता है कि हम जो है इस ट्रीटमेंट को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास में कोई पेशेंट हो जो थोड़ा वीकनेस महसूस करता है और जिसका बीपी लो हो, तो वहां पर हम लोग जो है विड्रॉल ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। जहाँ थका थका महसूस करता हो और बीपी लो हो, वहां पर हम जो है विड्रॉल ट्रीटमेंट का बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं हेल्थ को कम करने के लिए और पीसीओडी को ठीक करने के लिए। ठीक है। तीसरा, हम कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, देखिए जहां पर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो या किसी को हार्ट की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता हो या घबराहट आती हो, वहां पर इसको थोड़ा सोच समझ के देना होता है। अब हर ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो दवाई ले रहा है उसको हम ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उसको हफ्ते में 1 या 2 बार ही दें। और इस बात का ध्यान रखें कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है क्या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं है, यदि बढ़ा हुआ रहता तो अवॉइड करने की कोशिश करें। और उसके बाद भी आपको लगता है कि यार इस ट्रीटमेंट को हमें देना है तो भी हम दे सकते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं करना है, केवल आपको 4 पैरा हटा देना है बस। बाकी सेम ट्रीटमेंट वो का वही रखना है, केवल 4 पैरा को हटा देना जिसका बीपी 140 के आसपास हमेशा बना रहता है, लेकिन किसी किसी का 150, 160, कभी 170, 180 चले जाता है, वहां पर ट्रीटमेंट को इस ट्रीटमेंट को देना अवॉइड करना है, मतलब ट्रीटमेंट देने से बचना है ना। आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक पेशेंट आता है जिसका बीपी लो है, वीकनेस है उसको और ये परेशानी है उसको कि हम रेगुलर ये थेरेपी दे सकते हैं, बिल्कुल उसको रेगुलर ही थेरेपी देना है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, बहुत शानदार आएंगे। उसको फर्स्ट मंथ से ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। अब हमारा आ गया मोटापा, हेल्दी वाला व्यक्ति जो है, तो हम मोटे व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन आप अधिकतर देखेंगे जो हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनको डायबिटीज का पेशेंट होता है, वो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है तो हमारा बन ही गया, डायबिटीज का पेशेंट है तो भी हम दे सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको सावधानी से देना है। लेकिन अब हमें एक चीज, जैसे कि आपके पास एक मैंने आपको उस दिन पीसीओडी का तो एक बता दिया था सिस्टम कि पीसीओडी के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां बताना है। सावधानियों में मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को बताना है कि उनके बालों को लंबे समय तक गीला नहीं रखना है, मतलब उनके बालों को थोड़ा सा जल्दी सुखा लेना है और कम समय तक गीला रखना है, और कोशिश करना है कि जब मेंसेस सर्कल आता है, जब इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है, उस समय वो बालों को गीला नहीं करे। लेकिन अब मोटापे की बात आई कि आप एक मोटे हेल्दी आदमी को दुबला करने के लिए विड्रॉल ट्रीटमेंट का यूज कर रहे हो ऑक्सीजन का, तो उसको क्या क्या सावधानी आपको बताना है ना। तो देखिए जब भी हम मोटापे को कम करने की बात करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे जरूरी एक तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव हो, और मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव होने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। यदि मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है और आप उसको बढ़ाना है, जैसे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए अलग अलग दवाइयां होती है, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में, सबके पास में अपनी अपनी दवाइयां होती है। जहां आपको मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करना है तो आपके पास में यूडीएफ हमारा एक ट्रीटमेंट है, साथ में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो है विड्रॉल के साथ में ऑक्सीजन। आप 10 मेडुला ऐड कर सकते हो या यूडीएफ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपके पास वेट कम करने का पेशेंट आ रहा है और आप उसको ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना है, तो आप विड्रॉल और विड्रॉल के साथ ऑक्सीजन दे सकते हो। अब एक हेल्दी आदमी को आप क्या क्या ध्यान देंगे, देखो जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट डाउन होगा उसको ही डिजीज आएगी, हाइपोथायराइडिज्म भी उसी को आएगा, डायबिटीज भी उसको आएगी और मोटापा भी उसको आएगा। तो यहाँ तो आपने जो है उसका मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव कर लिया, उसको एक ट्रीटमेंट फार्मूला दे दिया तो उसका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव हो जाएगा, जो हेल्दी मोटा आदमी है ना। और उसके साथ में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट उसको ये बताना है कि भैया आपका खाना खाने का तरीका आपको इंप्रूव कर लेना है। क्या इंप्रूव कर लेना है, जैसे कि आचार्य जी ने हमें पढ़ाया है भैया कि आपका खाना जो पचना शुरू होता है वो आपके देखने से, सूंघने से और महसूस करने से पचना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम चबाते जब हमारा खाना पचना शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम भोजन को देखते हैं, जैसे किसी भोजन से हमें बहुत प्यार है, हमें बहुत हमारा टेस्टी खाना बनाया और हमने उसको देखा, तो हमारे मुंह में उसको पचाने के लिए सबसे पहले कोई चीज रिलीज होगी तो सलाइवा रिलीज होगा। ऐसे ही उस चीज को पचाने के लिए हमारा पेनक्रियास फंक्शन करना चालू कर देता है, एंजाइम फंक्शन करना चालू कर देते हैं, हमारा पूरा सिस्टम उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है और ऑटोमेटिक आपको भूख लगना भी शुरू हो जाती है।
क्योंकि आपका पसंद का खाना आपने देख लिया, आपने उस खाने के बारे में सुन लिया, तो भी आपका डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपने उस खाने को सूंघ लिया, पड़ोस से कोई निकल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज बन रही है, आपने उस खाने को सूंघ लिया, तो भी आपका डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसको पचाने के लिए। तो भोजन को पचाने के लिए और आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा करने के लिए भोजन से प्रेम करना बहुत जरूरी है, पहली चीज हो गई, है ना। दूसरी चीज हो गई, एक कला होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कला है, जो इस व्यवस्था को समझ गया ना, एक न्यूरोथेरेपी होकर भी एक व्यवस्था को समझ गया, आपके पास कोई बीमारी हो, एनीथिंग, कोई भी डिजीज हो, आप उसको जल्दी रिकवर करना चाहते हो ना, तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। क्या हेल्प कर सकते हो आप? देखो, आपने खाना लिया, खाना बनाने का काम आपका था, क्या खाना था वो आपका काम था, खाने को उंगली से तोड़ के मुंह तक लाने का काम आपका था, चबाने का काम आपका था, सलाइवा मिलाने का काम आपका था। उसके बाद में जैसे ही खाना यहाँ से आगे पहुंचा, उसके बाद में सारा काम बॉडी का सेल्फ होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाहर वाला काम आप कर सकते हो। अब बाहर के काम में भी क्या हो गया, खाना पसंद, मतलब क्या बनाना है, ये किसी की वाइफ के जुम्मे हो गया, होटल वाले के जुम्मे हो गया, किसी के जुम्मे हो गया। आपका मुख्य काम कहाँ से शुरू होता है? भोजन को जब आप देखते हो, जब महसूस करते हो, जब उसका धन्यवाद देते हो और उसको अपने मुंह तक लेके आते हो, और मुंह तक लेने आने के बाद में चबाते हो, और चबाने के बाद में जब तक वो आपके मुंह में है, जब तक आपका काम है, मुंह से जैसे ही नीचे उतर रहा है, आपका काम किसी खाने के प्रति खत्म हो जाता है। मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि देखो, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, हमें ये खाना जरूरी है, हमें वो खाना जरूरी है, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको इनमें छोटा सा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। एक गाय होती है, वो अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं रखती उसको क्या खाना, उसका जो प्रकृति ने भोजन बनाया है वो लगातार उसको खाते रहती है, और खाने के बाद में जो है अपना काम चलाती रहती है। अच्छा, आपने देखा है गाय को 90%, 99.9% चांसेस होते हैं कि उसकी घुटन कभी खराब नहीं होती, उसको कैल्शियम की कमी कभी नहीं आती, उसको किसी और के मदर के मिल्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। सेकंड, उस गाय के अंदर क्या खासियत होती है, वो अपना मूत्र त्याग करती है, मतलब उसकी जो यूरिन होती है उसका मेडिकल साइंस यूज करता है और कई सारी बीमारियों का इसको इस्तेमाल करता है। उसकी यूरिन में कई सारे न्यूट्रिशंस का लेवल होता है, मतलब उसकी यूरिन में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसका मोशन हो गया, उसके मोशन से भी कई सारे तरह की चीजें बनाई जाती है, वो लाजवाब होता है, कमाल का होता है। हम लोग बोलते हैं कि उसका मोशन गजब का होता है, बेहतरीन होता है। क्यों? क्या परमात्मा ने हमारे साथ मतलब बेईमानी करके रखी हुई है कि उस गाय का मोशन भी बहुत अच्छा, उस गाय का यूरिन भी बहुत अच्छा, उस गाय का सब कुछ अच्छा, उसको कोई बीमारी नहीं होती, डिजीज नहीं होती, उसका सिस्टम सही साठ है, वो अपने आप को ठीक कर लेती है। क्या कारण है आखिरकार? तो आप जब इन चीजों को सबसे बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि उसके अंदर एक सबसे बढ़िया चीज है, वो है कि उसका खाना खाने का तरीका बहुत अच्छा है। उसका खाना खाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो क्या करती है, जब भी किसी खाने को लेती है मुंह के अंदर तो उसको चबाती है। आप एक चीज का थोड़ा तो ध्यान रखिएगा। अब आप कुछ लोग है ना, आप देखेंगे कि जो शहरों की गाय होती है ना, जो शहरों के अंदर रहती है, वो आजकल गोबर नहीं करती, मतलब गाय के मूल, मतलब जो मल होता है उसको गोबर कहा जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन आप जो शहरों की गायें देखेंगे ना, वो आजकल जो है गोबर नहीं करती, वो क्या करती है मालूम है? हमारे जैसी लेटरिंग करती है। क्यों? क्योंकि उसके मोशन में बदबू आती है, बेकार सा होता है, पतला सा होता है, जैसे एक मनुष्य का मल हो गया ना, वैसे ही जो है मोशन आजकल एक गाय का मोशन भी होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के दर दर पे जाके खाना मांगती है, आप एक रोटी देते हो उसको सही से चबा नहीं पाती है, और उसको अंदर उतार देती है, उसको अगले ठिये पे फिर जाना होता है वापस से एक रोटी मांगने के लिए। फिर वो एक दरवाजे के सामने खड़ी होती है, एक रोटी मिलती है, भोजन मनुष्य द्वारा भोजन मिलता है, फिर उसको डालती है, फिर वापस आगे बढ़ती है। तो वो भोजन को सही से चबा नहीं पाती, उसको भी एक मनुष्य जैसा ही भोजन करना पड़ता है, उसको चबाती है और पेट में डाल देती है, इसलिए उसके मोशन में से बदबू आती है, उसका मोशन चिपचिपा होता है, उसके मोशन के साथ आप रह नहीं सकते हो। और जो गांव की गायें होती है उनके मोशन के साथ आप रह सकते हो, उसके मोशन को आप उठा सकते हो, वो बदबू नहीं मारता है। केवल फर्क क्या है, उसका भोजन करने का तरीका अलग है। जो गांव की गायें हैं, क्या तरीका है उनका भोजन करने का? उनका भोजन करने का तरीका है कि जब वो भोजन को करती है ना, तो एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं जुगाली करना। तो अपने भोजन के साथ जुगाली करती है, मतलब जब मुंह में खाना लेती है तो वो राइट साइड भी और लेफ्ट साइड दोनों साइड से चबाती है और अपने सलाइवे को मिक्स करती है। जब अच्छे से मिक्स कर देती है तब जाके वो भोजन को नीचे उतारती है। जब जाके वो भोजन को नीचे उतारती है तो उसके दूध में जिंदगी भर कैल्शियम आता है,
वो कैल्शियम की गोली नहीं खाती है, ना वो किसी और का दूध पीती है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा उसका जो दूध है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। यहाँ तक कि उसके मूत्र के अंदर और उसके जो उसका जो गोबर है, जो उसका मल है, उसके अंदर भी जो है कैल्शियम पाया जाता है और बहुत सारे मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। लेकिन केवल एक ही कारण, एक ही तरीका है कि वो अपने भोजन को सही तरीके से खाती है। अब मैं कई पेशेंटों से बोल देता हूँ कि यार आप खाना खाने का तरीका ठीक कर लो, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा तरीका तो बहुत अच्छा है सर, हम तो बहुत चबा चबा के खाते हैं, टीवी के सामने बैठ के नहीं खाते हैं। लेकिन यदि भोजन को एक साइड से ही चबाया जाए और उसको उतार लिया जाए तो भोजन सही से पचेगा नहीं। देखिए एक चीज समझिएगा, जैसे कि एक भोजन हुआ, आपकी वाइफ ने आपके लिए एक बढ़िया भोजन बनाया, बड़ा टेस्टी बनाया, आपकी बहन ने बनाया, आपकी माँ ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, बड़ा टेस्टी भोजन बनाया। अब आपने क्या करा, आपके मुंह के अंदर डाला, 4 बार उसको चबाया, चबाने के बाद मुंह के अंदर, गले के अंदर डाल दिया। अब वो स्वाद वाला खाना जैसे आपके गले के नीचे गया, क्या आपको लगता है कि उस टेस्ट वाले खाने की जरूरत थी स्टोमक को? क्या वो टेस्ट महसूस करेगा उसका? क्या उस टेस्ट को आपका इंटेस्टाइन महसूस करेगी? क्या कोई महसूस नहीं करने वाला है। वो टेस्ट केवल जो है आपके सलाइवा मतलब मुंह तक ही रहने वाला था। और आपने क्या करा, उस टेस्टी खाने को जैसे पेट के अंदर डाला, पेट इरिटेशन होगा और पेट इरिटेट करके अपने स्वभाव के विपरीत काम करेगा। आपके लिए जो सहयोगी वाली भूमिका निभाना चाहता था, आपके विरोध में जाके भूमिका निभाएगा। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, एक मेरे मित्र को जलेबी खाने का बड़ा शौक था, बड़े मजे से जलेबी खाता था, बहुत बढ़िया आनंद के साथ में रोज जलेबी खाता था। कैसे खाता था, बाजार में जाता, मामा जलेबी वाले गया, फटाक से जलेबी लेता और फटाफट खाया और ये गया और ये गया। मैंने एक दिन कहा मैंने कि यार तू मेरे साथ जलेबी खा। बोले हाँ भाई तेरे साथ जलेबी खाता हूँ, मैं जैसे खाऊंगा वैसे ही खा। तो क्या करा हम लोगों ने, हमने खाना जलेबी खाना शुरू किया। तो मैंने उससे कहा कि तुझे जलेबी जब तक चबाना है जब तक उसके अंदर टेस्ट रहे, मतलब तेरे दिमाग को पता लगने दे कि तू खा क्या रहा है एक्चुअल में। जब उसने उसके खाने को चबाया, जलेबी को चबाया, आप खुद भी ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जब भोजन को चबाया जाता है, बार बार उसको चबाया जाता है, मतलब जलेबी को जब आप बार बार चबाओगे ना तो उसका टेस्ट एक समय के बाद होगा और टेस्टलेस हो जाएगा। जब टेस्टलेस होकर कोई खाना फीका हो जाता है, आपके ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचते हैं कि ये खाना आपके लिए जरूरी या नहीं है। 90% ऐसा चांसेस आएगा कि आप जलेबी खाने के बाद में, कुछ जलेबी खाने के बाद में आपका मुंह कड़वा कड़वा सा हो जाएगा और आपको मितली जैसा मन होगा, मतलब आपको उल्टी जैसा खाएगा, भले से आपको कितनी जलेबी पसंद क्यों ना हो। हम जलेबी कैसे खा लेते हैं मालूम, हमारे दिमाग को बेवकूफ बना के खा लेते, नहीं तो हमारे दिमाग की इतनी इंटेलिजेंसी, हमारे बॉडी की इंटेलिजेंस का पावर इतना ज्यादा है कि आपको खराब चीजें कभी खानी नहीं देगा। केवल हम क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं, मतलब उस खाने को सही से उसका टेस्ट नहीं लेते, 4 बार चबाया, दिमाग को समझने नहीं दिया, उसको पेट के अंदर डाल दिया और फिर नया खाना ले लिया। यदि उस भोजन को बार बार चबाओगे आप तो उस जलेबी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा और वो मना कर देगा आपकी बॉडी कि भैया ये सारी चीजें जो आप जलेबी में खाने वाले हो ये ऑलरेडी हमने जमा करके रखी हुई है आपके फैट के रूप में, हम उसका यूज कर लेंगे, आपको इसकी जरूरत नहीं इस कार्बोहाइड्रेट की, इसको बंद करो, उसको हटा दो, उसको खाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको ओवर ईटिंग करते हैं या ज्यादा खाना खाते हैं या जिनसे ज्यादा खाना खिलता है, जिनसे मीठा छूट ही नहीं पाता है, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, उनको केवल आप एक ही बात बताइए कि आप भोजन से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। प्रेम करने का तरीका ये होता है कि जब तक भोजन के अंदर स्वाद रहे वो आपके मुंह के अंदर रहेगा, जब उसका टेस्ट खत्म हो जाए, जब वो आपके गले के अंदर नीचे जाना शुरू होगा। अब ऐसा करते हैं तो खाना खाने में कितना समय लगेगा? ऐसा करते तो एक रोटी खाने में कम से कम, जैसे कि आपने एक निवाला लिया, रोटी को मुंह के अंदर डाला और डालने के बाद उसको चबाया, चबाने के बाद में अब उसका टेस्ट खत्म होने तक आप इंतजार करोगे तो एक निवाले को हो सकता है आपके घर में ज्यादा टेस्टी सब्जी बनी हो तो आपको 50 से 60 बार चबाना पड़े उस टेस्ट को खत्म करने के लिए। और यदि कम टेस्टी, कम मसाले का यूज हुआ तो 20 से 25 बार चबाना पड़ेगा। ज्यादा टेस्टी चीज होगी तो ज्यादा बार चबाना होगा, कम टेस्टी चीज होगी तो कम बार चबाना होगा। जब वो टेस्टलेस हो जाएगा और वो जब वो खाना आप पेट के अंदर डालोगे तो आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपसे बोलेगा थैंक यू सर वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चीजों को बहुत आसानी से कर पाऊंगी, मैं मेटाबॉलिक रेट को बहुत इंप्रूव कर लूंगी, मैं चीजों को सुधार लूंगी और आपको बिल्कुल हेल्दी बना दूंगी क्योंकि आपने आज ही ईमानदारी से खाना खाया है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सारे भोजन के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटे का समय तो दे नहीं सकते, तो उनके लिए एक शार्ट तरीका भी होता है। आपके पेशेंट को आप समझाएं कि कोशिश करें कि आप जो खाने की शुरुआत की आधी रोटी होती है, मतलब जो 2 से 4 निवाले होते हैं, उनको इस तरीके से खाएं जैसे कि आपके थाली के अंदर 2-3 तरह की सब्जियां हैं, तो रोटी है
तो आप जब भी एक नई सब्जी के साथ रोटी खाते हैं तो आप उस निवाले को जब तक चबाएं जब तक उसके अंदर टेस्ट आएगा। जब वो टेस्ट लेस हो जाएगा और उसको जब पेट में डालो तो पेट धन्यवाद बोलेगा। आपकी यूरिन के अंदर भी वो सारे न्यूट्रिशंस रहेंगे जो गाय के अंदर रहेंगे। आपको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में फैट का एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होगा। आपका दिमाग आपके शरीर को जो चीजें आपके जरूरी नहीं है उन चीजों को लिए खाने के लिए खुद ही मना कर देगा, उसको नहीं खाना। आपको करना ये है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाना बस दिमाग को कि आपने जो खा लिया है, आप उसको टेस्ट लेस तक पहुंचाइए। तो शुरू की आधी रोटी इस तरीके से खाइए और बाद की आधी रोटी इस तरीके से खा लीजिए। मतलब शुरू के 4 निवाले इस तरीके से खा लीजिए, 4 निवाले उस तरीके से, आखिरी के उस तरीके से खा लीजिए। यदि इस तरीके से खाते हैं तो वेट, पीसीओडी और बाल झड़ना, बाल सफेद होना, नींद नहीं आना, नींद तो ऐसी गजब की आएगी ना, जो व्यक्ति भोजन से प्रेम करके भोजन करेगा ना, जब उसका गट हेल्थ धन्यवाद बोलेगा ना, उसका पेट फ्री रहेगा, उसकी नींद में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आएगा, उसके ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट आएगा। एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको लो बीपी होती है ना उनका बीपी बढ़ने लग जाएगा, और जिनका बीपी बढ़ा है ना वो बीपी कम होने लग जाएगा। ये एक ऐसी है जो उसको सामान्य अवस्था में पहुंचाने का काम करती है, चाहे ब्लड प्रेशर हो चाहे बॉडी का टेम्परेचर हो। केवल आपको सुधारना है आपके भोजन के खाने के तरीके में। मैं देखो बहुत छोटी छोटी बात करता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन यदि आप इन छोटी बातों को ध्यान देते हैं तो जीवन के अंदर अद्भुत बदलाव किए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार बहुत बड़ी बात पढ़ने के लिए आए थे, इन्होंने छोटी सी बात बता दी, लेकिन ये छोटी बात नहीं, गजब की बात है। इसके जो रिजल्ट है ना वो कमाल के हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की गोली खाना पड़ेगी। अरे उस गाय से आपको उसके दूध की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो उसके भोजन करने के तरीके को सीखने की आवश्यकता है। यदि इस तरीके से भोजन करते हैं तो एक्स्ट्रा फैट डिसोल्व हो जाएगा। साथ साथ में यदि किसी पेशेंट को लगता है कि मुझे प्रोटीन की कमी है, मुझे किसी न्यूट्रिशंस की कमी है, आजकल व्यक्ति बड़ा पीछे पड़ा हुआ है कि साहब ये अमेजोन से ये न्यूट्रिशन मंगवा लो, ये वाला प्रोबायोटिक मंगवा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो हमारे शरीर में कमियां पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वो 2-2, 3-3 महीने से खा रहे थे, जब तक खा रहे थे जब तक थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, जिस दिन खाना छोड़ा फिर वैसे हो गए। लेकिन यदि भोजन से प्रेम करके भोजन को खाया जाए तो वो आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लाता है, थकान खत्म करता है, क्योंकि आप दिमाग के हिस्से को बता देते हो कि आप क्या खा रहे हो। यदि पूरा भोजन ऐसे करते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीका है, लेकिन यदि भोजन की शुरुआत इस तरीके से कर लिया जाए तो अद्भुत बदलाव देखे जा सकते हैं। उस व्यक्ति को कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो सब स्वतः ही नॉर्मल आने लग जाएगा। स्पेशली आप ये बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपका कोई डायबिटीज वाला पेशेंट हो जिसकी डायबिटीज बढ़ी रहती है और वो शुगर मतलब डायबिटीज कम करने की दवाइयां खा रहा है और आप उसको इस तरीके बताते हो, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि उससे बोलिएगा कि आप इस तरीके से खाना खाते हो तो आपकी शुगर जरूर चेक करें, क्योंकि इसके रिजल्ट 2 से 3 दिन में बहुत अच्छे आते हैं और कभी कभी शुगर का लेवल डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब आपके शरीर को समझ में आता है कि आप क्या खा रहे हो। अब हमें सीखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता वही है गाय से, कि वो उसका जो भोजन करने का तरीका यदि हम उसको अपना ले तो हमें इतने सारे झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ेगा कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, किसमें कितना न्यूट्रिशन है। देखो व्यक्ति आज से 50 से 60 साल पहले जान चुका है यार कि हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल कैल्शियम का है, और कई दिनों से, कई सालों से लोग जो है कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं आया। कई सालों से उन्होंने ये जान लिया कि यार घुटन के लिए या रीढ़ की हड्डी के लिए या कमर दर्द के लिए, बुढ़ापे में जो दर्द आते हैं उनके लिए कैल्शियम की कमी से आ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा दूध पिया लेकिन उनके जीवन में कुछ घटना नहीं घटी। वो एक समय के बाद में बीमार हुए, उनको कोलेस्ट्रॉल भी जमा, उनको जो है उनके घुटन भी खराब हुए। क्यों? क्योंकि वो जो चीज ले रहे हैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो उसको सही तरीके से ले रहे हैं। तो आप क्या खा रहे हो वो जरूरी नहीं है, आप कैसे खा रहे हो वो जरूरी है। तो आपके पास, हालांकि मैंने स्पेशली आपको मोटापे के लिए बताया कि आपके मोटापे वाले जो पेशेंट आते हैं उनको आपको ये तरीका बताना है, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि दूसरे पेशेंट भी आते हैं और ये बदलाव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप देखिएगा कि न्यूरोथेरेपी के रिजल्ट में 4 चांद लग जाएंगे, आपके रिजल्ट बहुत शानदार आने लग जाएंगे। फिर एक व्यक्ति को समझ में भी आएगा कि यार हाँ ये बात सच है कि उस गाय के पास सब सारी चीजें हो सकती है, उसके मूत्र के अंदर, मल के अंदर इतनी ताकत हो सकती है कि उसकी दवाइयां खा के हम कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हम भी यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर ले हमारे भोजन करने के तरीके में, तो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे।
जैसे कि आप समोसा खाते हैं, तो बाहर एक समोसों को चलने के लिए कई बार तेल का उपयोग होता है, मतलब तेल में फ्राई करते हैं, डबल से उसी तेल में डबल से फ्राई करते हैं, फिर तीसरी बार उसी तेल में फ्राई कर देते हैं, और आप बड़े चाव से मजे से खा लेते हो। अब आप है ना उसको अलग तरीके से खाइएगा, उसको खूब चबा चबा के खाइएगा, उसको प्रेम से खाइएगा, उसको टेस्टलेस करके खाइएगा। आपका शरीर आपसे मना कर देगा आपको ये नहीं खाना है, क्या करेगा, मना कर देगा कि अब आपको ये नहीं खाना है। आगे समझ में आपको ये बात मजेदार लगी, शानदार लगी? आपको लगता है कि ये न्यूरोथेरेपी के आपका जो एक पेशेंट देखने का तरीका उसमें बदलाव ला सकता है? क्या एक आप हेल्दी व्यक्ति को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं, यदि आप उसके अंदर ये चीज ऐड कर देते हैं तो क्या उसके अंदर बदलाव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आपको लगता है? ये आपको लगना चाहिए। तो इस बदलाव का असर देखना चाहते हैं तो पहले स्वयं के ऊपर करें। किसके ऊपर करें? स्वयं के ऊपर करें। खाने को चबा। एक चीज और बता देता हूँ, जिसको बहुत अति गुस्सा आता हो ना, अति तीव्र गुस्सा आता हो, यदि वो भोजन को इस तरीके से करना शुरू कर देगा ना, तो उसके मन से गुस्सा गायब हो जाएगा, उसको तनाव नहीं आएगा, उसके चेहरे पर अलग से तेज रहेगा। कोई व्यक्ति चाहता है ना कि यार मेरा चार लोग सम्मान करें, मेरे को देखते देखते से ही लोगों के अंदर आकर्षण पैदा हो, वो भोजन को केवल इस तरीके से करना शुरू कर दे, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, उसके चेहरे पे चमक बढ़ जाएगी, उसका तेज बढ़ जाएगा, लोगों को जो बात कहेगा ना उसकी बात बड़ी अट्रैक्टिव रहेगी। तो एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको अच्छा अट्रैक्टिव भी बनना पड़ेगा, और अट्रैक्टिव बनने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप भोजन किस तरीके से करते हैं। हम जब आश्रम में थे तो आश्रम, ये बात मुझे सबसे ज्यादा आश्रम में देखने को सीखने को मिली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब गुरुजी के साथ कई बार भगवान का आशीर्वाद रहा है कि उनके साथ भोजन करने का मौका मिला, मतलब जहां वो बैठते थे वहीं थोड़ी दूर गुरुजी हमें भी साथ में बिठाते थे, तो हम देखते थे कि गुरुजी बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, बड़े मन से जो है खाना खाते थे, और बड़े बहुत चबा चबा के बहुत प्रेम से इधर से उधर करके खाते थे। तो मैंने, हमारे यहाँ जो आश्रम में जो खाना बनाती थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि गुरुजी को कभी आप उनसे पूछते हो कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना, हमारे लिए जो बनाते वही खिला देते हो गुरुजी को? बोले मेरे को बेटा इतने साल हो गए गुरुजी को खाना खिलाते खिलाते, कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में शिकायत नहीं करी कि इस खाने में नमक कम है या ज्यादा है। वो जैसा नमक हो वैसा उनको बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी से पूछने का मौका मिल गया, एक बार मुझे थोड़ी सी परेशानी आ गई, गुरुजी से थेरेपी लेने का मौका मिल गया, मैंने स्वयं ने थेरेपी ली। तो मैंने गुरुजी से क्वेश्चन करा कि गुरुजी आपको नमक कम या ज्यादा का एहसास नहीं होता क्या, पता नहीं लगता है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, यदि आप भोजन से प्रेम करते हो और आपके भोजन में नमक की कमी है, तो आपका शरीर खुद आपका सलाइवा नमकीन ही निकलेगा, उसके अंदर नमक की पूर्ति को कर देगा। तो आपको कभी, यदि आप भोजन से प्रेम करते हो तो आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि नमक कम या ज्यादा है, आपका सलाइवा खुद रिलीज होगा और उसके अंदर नमक को मैनेज कर देगा। तो आपको कोई भोजन जो बुरा लगता है ना, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा, आपको दुनिया के सारे भोजन अच्छा लगना शुरू हो जाएंगे, थकान खत्म हो जाएगी, एनर्जेटिक रहेंगे, और अपने पेशेंट को जल्दी से रिजल्ट दे पाएंगे। आपका पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तो वेद पढ़ने के लिए मन का लगना भी जरूरी है ना। और मन कब लगेगा? जब डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर लोड नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि आपका मन बहुत अच्छा लगता है यदि पेट बहुत हल्का रहता है। कई लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यदि आपका पेट हल्का रहता है, आपको हल्का भोजन मिलता है, तो आप ज्यादा से अच्छे से किसी चीज को सीख सकते हैं, ज्यादा से अच्छे से किसी चीज को कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है कि भोजन से प्रेम करना शुरू कर दे। प्रेम करने का अर्थ यही होता है कि जब तक उसका टेस्ट रहे, कोशिश करे कि वो आपके मुंह के अंदर रखा रहे। इसलिए गुरुजी कहते थे कि भोजन को ज्यादा चबा चबा के खाएं। ये काफी चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है, स्पेशली ऐसी बीमारियां जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त है, जो लगातार जीवन में जिनको दवाइयां खाना चाहते हैं, उनको चिंता है कि कौन सा न्यूट्रिशन लेना, उनके लिए विशेष जरूरी। बहुत सारी हमारे साथ बहुत सारी माएँ जुड़ी जो उनके बच्चों के लिए हमेशा चिंतित होती है कि उनको कौन सा न्यूट्रिशन खाना चाहिए। मेरे साथ साथ कुछ 35 प्लस या 40 या 45 प्लस लोग जुड़े हैं, उनको लगता है कि यार हमें कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन करना चाहिए। तो यदि आप न्यूट्रिशन के बारे में चिंता करते हो तो न्यूट्रिशन के बारे में क्या खाना चाहिए, उस चीज की चिंता छोड़कर आपको कैसे खाना चाहिए, उस चीज पर आज के बाद में मनन और चिंतन करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया जो गाय के द्वारा सिखा हुआ था, गुरुजी को देख के सिखा हुआ था कि गुरुजी इतने 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 तेजस्वी कैसे हैं, उनके चेहरे पे ऐसी चमक कैसी है, कैसे सारी दुनिया उनकी बातें मानती है। तो उसका कारण था गुरुजी का कि वो भोजन से बहुत अद्भुत प्रेम करते थे।
तो एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने की कड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी भोजन से प्रेम करना शुरू कर दें। प्रेम करोगे तो आगे बढ़ोगे, प्रेम नहीं करोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं। ड्राइनेस में क्या है, ड्राइनेस में कुछ रखा नहीं है, ड्राइनेस जीवन का अधूरा पार्ट है। तो यहाँ पर हमने मोटापे का प्रोटोकॉल डिस्कस करा, पीसीओडी का प्रोटोकॉल डिस्कस करा। अब आपके पास में एक पेशेंट आ गया जिसको लाइपोमा है ना, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो लाइपोमा में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं विड्रॉल के और साथ में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, सेम वही प्रोटोकॉल होगा। यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लो बीपी का पेशेंट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना, थका हुआ व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना, कोई अपनी याददाश्त सही से रख नहीं पाता है वो व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके हार्मोनल डिसऑर्डर है, क्योंकि हम थायराइड भी दे रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, यहाँ हम हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेशन कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के लिए। तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपकी जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसको तो ये विड्रॉल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से मैनेज करता है, बहुत अच्छे से। आज जो है पंडित जी आपको उसके पूरे जो विड्रॉल ट्रीटमेंट का पूरा लॉजिक है वो भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसका किस क्या क्या लॉजिक है, किस तरीके से लॉजिक बना हुआ है। तो इसमें हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट आता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर विड्रॉल ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपके पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को मैनेज करता है। तो यदि आपको कोई ऐसा पेशेंट मिल जाता है जिसको हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसको हार्मोन जिसके प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहे, उसको आप विड्रॉल या ऑक्सीजन के साथ विड्रॉल ट्रीटमेंट बहुत आसानी से दे सकते हो। तो यदि आपके पास लाइपोमा का पेशेंट आता है तो आपको भोजन करने का तरीका उसको बताना है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। सेकंड तरीका आपको जो है, लाइपोमा का पेशेंट आया है उसको देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबायोटिक। एक प्रीबायोटिक होता है, प्रोबायोटिक होता है, पोस्ट बायोटिक होता है। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के ऊपर लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली प्रोबायोटिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि हमारा HCl एसिड इतना ज्यादा उसके अंदर उसकी जो मात्रा होती है, जो उसका pH लेवल होता है, इतना खतरनाक होता है कि वो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस को, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपके पेट के अंदर जाने ही नहीं देता है, उसको मार देता है। तो आप कितना भी प्रोबायोटिक खा लो, 99% चांसेस ये रहेंगे कि वो प्रोबायोटिक आपके पेट के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आप प्रोबायोटिक के ऊपर ध्यान मत दो, आप प्रीबायोटिक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और पोस्ट बायोटिक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। प्रीबायोटिक क्या होता है, पोस्ट बायोटिक क्या होता है, हम चर्चा करेंगे, हो सकता है तो इसी सत्र में चर्चा करेंगे। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज यही थी, मैंने पिछली क्लास में, क्लास खत्म हो गई थी उसके बाद डिस्कस करी थी, कि प्रोबायोटिक जब हम मुंह से लेते हैं तो हमारे स्टोमक के अंदर जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि HCl एसिड का pH इतना हाई लेवल पे होता है कि प्रोबायोटिक को खत्म कर लिया जाता है। आजकल मेडिकल साइंस ने उसका नया तरीका निकाला है। मेरे मित्र जो मित्र से बात हो रही थी प्रोबायोटिक के बारे में, राकेश जी चौरसिया से, तो उन्होंने कहा कि उनका एक कोई पेशेंट था जिसको प्रोबायोटिक के लेवल को मैनेज करने के लिए उसके एनएस के थ्रू प्रोबायोटिक डाला गया। क्यों डाला गया एनएस के थ्रू? क्योंकि यहाँ पर तो HCl एसिड जो है उसको खत्म कर देगा, तो उसको मतलब पैरालिसिस के मूवमेंट अपोजिट में जाके प्रोबायोटिक डाला, लेकिन वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो खत्म ही कर देगा। तो हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वो ग्लैंड है जहां पर प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा मात्रा में अपने आप को, जब कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है या किसी तरीके से आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो वहां जाके छुप जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर जब अच्छा माहौल मिलता है तो वो वापस से जो है वापस से बाहर आ जाते हैं। तो वो वापस से बाहर आए उसके लिए न्यूरोथेरेपी बहुत कारगर। देखो दुनिया में प्रोबायोटिक के लिए कोई सबसे अच्छा काम कर सकती है तो प्रोबायोटिक की कैप्सूल्स नहीं है, प्रोबायोटिक का कोई कोई जो खाना नहीं है। प्रोबायोटिक के लिए सबसे अच्छा कोई काम कर सकता है तो वो है आपका अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स को न्यूरोथेरेपी में सबसे अच्छा स्टिमुलेशन कर सकते हैं। तो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और पोस्टबायोटिक के लिए ऑलरेडी ट्रीटमेंट बन चुका है। हो सकता है कि बहुत जल्दी अनूप सर आपके सामने जो प्रीबायोटिक पोस्टबायोटिक का ट्रीटमेंट भी लेके आए। उसके अलावा जो एक विड्रॉल ट्रीटमेंट है, उसके अलावा अनूप सर के पास एक ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका नाम मैं बता दूं, हैंगओवर ट्रीटमेंट। विड्रॉल ट्रीटमेंट को हैंगओवर ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे किसी को नशा हो गया, नशा उतर नहीं रहा है, किसी ने भांग खा ली, उसका भांग का नशा नहीं जा रहा है। भांग के नाम सुनते थे ये जो पंडित जी के मुंह पे इतनी मुस्कुराहट क्यों आ रही है? इनकी स्टोरी है भांग से रिलेटेड, ये सुनाना चाहेंगे तो हम सुनेंगे, लेकिन हम उसके आगे की थोड़ी चर्चा करते हैं कि हैंगओवर को कम करने के लिए भी अनूप सर के पास एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। तो वो उसका लॉजिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत करेंगे आज के क्लास के विशेष व्यवस्थाओं में। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के बारे में भी है। तो प्रोबायोटिक जितनी चर्चा है ना, जितना अच्छा न्यूरोथेरेपी उसके साथ में खड़ी रह सकती है ना, उतना अच्छा कोई खड़ा नहीं रह सकता। सबसे जबरदस्त तरीके से प्रोबायोटिक। हाँ भैया, भांग की स्टोरी भी लोग सुनना चाहते हैं आपसे पंडित जी, ऐसा मैसेज आ चुका है, तो आप बिल्कुल बताने की कोशिश करिएगा, आने वाले सत्र में बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपको समझ में आया कि खाना खाना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक अंडा होता है, समझिएगा आप बात को, एक अंडा होता है और उस अंडे के अंदर वो एक पीला पीला पदार्थ होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेशन होते हैं और एक बच्चे का जन्म होता है और जन्म होकर वो बाहर आता है। लोग वेद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं वापस से वेद की शुरुआत पे लेके आऊंगा कि जो स्वस्थ जीवन बिताने के जो नियम है ना, वो वेद के बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आप उनको बड़ी गहराई से पढ़ा करो। हम लोग क्या करते हैं आजकल, थोड़े जैसे ज्यादा पेशेंट हुए ना, तो हम जो वेद के स्वस्थ जीवन बिताने के तरीके हैं ना, उसकी तरफ ना पेशेंट का ध्यान आकर्षित करवा पाते हैं, ना हमारा ध्यान ले जा पाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेशेंट को ठीक होने में। जितना एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आपको सारी चीजें सीखना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी स्वस्थ जीवन जीने के बिताने के नियम जरूरी है। ये मुझे कैसे समझ में आया, जब मालूम मैंने एग्जाम दी थी न्यूरोथेरेपी की, तो उसमें 35 नंबर से ज्यादा जो है, नंबर के आंसर जो थे वो स्वस्थ जीवन बिताने के नियम के जो तरीके थे उनमें से लिए गए थे। तो वहीं से समझ गया था मैं कि जो हमारे गुरुओं ने जो हमारे लिए पेपर जो सेट किया है, 35% का सेट क्यों किया है, 35 नंबर के इसमें स्वस्थ जीवन बिताने के नियम क्यों लाए, इसीलिए लाए थे क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनना चाहते हो और एक बहुत अच्छे रिजल्ट देना चाहते हो, तो आपको स्वस्थ जीवन जीने के बिताने के जो नियम है उसके ऊपर बहुत ध्यान से, जागरूकता के साथ ध्यान देना चाहिए और आपके पेशेंट को उसके प्रोटोकॉल को बहुत आसानी से समझाना चाहिए। किसी की भोजन को चबाना, आपने नॉर्मल उसमें पढ़ लेंगे कि भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि आप अपने पेशेंट को समझा पाए कि भैया सलाइवा के बहुत गुण होते हैं, सलाइवा कई सारे तरह के न्यूट्रिशंस को पचाने के लिए, तोड़ने के लिए हेल्प करता है। जब सलाइवा यहाँ हेल्प करता है तो ही आगे जाके प्रोटीन पचता है, तो ही आगे जाके फैट पचता है। यदि सलाइवा के काम फंक्शन नहीं होते हैं तो आगे जाके फंक्शन नहीं होते, है ना। इसी तरीके से आप सलाइवा के फंक्शन को थोड़ा सा याद करके देखिए। आपने एक ट्रीटमेंट है, बात हमारे यूडीएफ ट्रीटमेंट बना, ओल्ड यूडीएफ बना, न्यू यूडीएफ बना, एक न्यू यूडीएफ चेन ट्रीटमेंट बना, उसमें गुरुजी ने टाइलिन को क्यों लिया, हमारी सलाइवरी ग्लैंड को क्यों एक्टिवेट किया गुरुजी ने, इसीलिए एक्टिवेट किया क्योंकि सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, अपने सलाइवा को भोजन के अंदर रिलीज ही नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसे सलाइवा का ट्रीटमेंट देते हैं। अब बहुत सारे लोग स्किप कर देते, बोले सलाइवा का क्या ट्रीटमेंट देना, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सलाइवा नहीं होगा तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम को आप ठीक कर ही नहीं सकते हो। सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवा आता है भोजन के प्रेम करने से। यदि आप भोजन करने का सही तरीका सीख लेंगे तो आपका सलाइवा रिलीज हो जाएगा। जैसे वो एक अंडे के अंदर सारी चीजें तैयार होती है ना, उसके अंदर पकता है पूरा, तब जाके वो मुर्गी बनती है या एक जीव बनता है। तो आप बाहर की चीजों को बहुत ज्यादा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अंदर की चीजों को भी सीखें। और अंदर की चीजें क्या, अंदर की चीज यही है, स्वस्थ जीवन बिताने के नियम। तो जब भी आप वेद पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वेद की छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको, उनके ऊपर बहुत ध्यान देना है और उनको ध्यान देके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कंचन कश्यप मैडम ने बोला कि सर बिल्कुल सही बात है आपकी, कि हमें छोटी छोटी चीजों को सीख के हम न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ा सकते हैं, बड़े लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो अभी हमारा लाइपोमा के लेवल पे आ जाए हम, कि लाइपोमा का पेशेंट आपके पास में आता है तो आपके प्रोटोकॉल आपको मैंने बता दी कि ये प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, अब आपके पास में एक सिंपल सा मैं एक पेशेंट को बताना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसकी वन साइडेड की बॉडी, एक तरफ की गर्म और एक तरफ की ठंडी है, मतलब एक शरीर का एक हिस्सा उसको ठंडा लगता है, एक हिस्सा उसको गर्म लगता है, मतलब एक हिस्सा नॉर्मल है, एक हिस्सा उसका ठंडा है। कई बार जब नर्व कंप्रेशन हो जाता है, L4 L5 L5 S1 से नर्व कंप्रेशन हो जाता है और आपका पेशेंट ऐसी अवस्था में रहता है कि उसका एक पैर जो है वो निर्जीव होता जा रहा है, उसके अंदर सेंसेशन का लेवल कम होता जा रहा है और वो ठंडा हो रहा है स्पेशली, तो वहां पर आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, विड्रॉल के साथ में आप ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए। आप देखिए इंजुरी देके और दूसरे ट्रीटमेंट देके उसको थोड़ा सा फायदा ला सकते हैं, लेकिन आपको बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन यदि आप उसको रोज फार्मूला दे रहे हो और आपने एक दिन उसके साथ ऑक्सीजन और विड्रॉल दे दिया, ऐसा पेशेंट जिसके उस अंग में जो अंग बीमारी से ग्रस्त है और वो नॉर्मल अंग से थोड़ा सा टेम्परेचर में अंतर है, उसके या तो बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है, या तो इन्फ्लामेशन है या वो डेड अवस्था में जा रहा है, दोनों अवस्था में आप ऑक्सीजन के साथ में विड्रॉल ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हो। अभी मैंने लेटेस्ट जो है एक पेशेंट को ट्रीट किया है ऑक्सीजन और विड्रॉल से,
जिसका पेट ठंडा हो गया था पूरा, उसको भयंकर दर्द था, उसका दर्द कम नहीं हो रहा था, उसको हमने विड्रोल और ऑक्सीजन दिया। अगले ही दिन उसने कहा, हम नॉर्मली 2-3 दिन से उसका दूसरा ट्रीटमेंट, लेकिन तीसरे दिन जब जाके थेरेपी में गया, उस पेशेंट को आराम नहीं हो रहा था, मैंने देखा कि यार इसको तो इसका पेट ठंडा हो रहा है, तो वहां पर उसको सारे ट्रीटमेंट छुड़वा के हमने और ऑक्सीजन और विड्रोल लेके छोड़ दिया था, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो यदि आपको एक ऐसा पेशेंट मिलता है जो जिसकी एक तरफ की बॉडी ठंडी हो और एक तरफ की बॉडी गर्म हो, या कोई सा शरीर का अंग ज्यादा ठंडा लगता हो, वहां पर आप विड्रोल के साथ ऑक्सीजन का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। एक प्रोटोकॉल में ही आ गया इसके। उसके अलावा आप कहाँ यूज कर सकते हो, मेटाबॉलिक रेट डाउन हो गया, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो आपका डिस्क का कोई पार्ट बाहर आ गया है, यदि आप उसको सुखाना चाहते हैं, ड्राई करना चाहते हैं, एक पेशेंट है तो बहुत क्रिटिकल में हर्निएशन हो गया उसको, जिसको नर्व कंप्रेशन का लेवल बहुत अच्छे लेवल पे हो गया है, उसको सही से खड़ा रहने नहीं मन पाड़ी, वो टेढ़ा हो गया, अपनी बॉडी को उसको टेढ़ापन आ गया है, वहां पर यदि आप उसको ड्राई करना चाहते हो, सुखाना चाहते हो, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन यदि उसको आप अंदर की चीज को ड्राई करना चाहते हो, उसको चाहते हो जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय हो और शरीर खत्म कर ले, तो उसके लिए वेटरनरी वॉल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन आप यदि उसको पेशेंट को जल्दी आराम करना चाहते हो, जल्दी से सुखाना चाहते हो, तो आपके पास में एक ट्रीटमेंट होता है विड्रोल ट्रीटमेंट के साथ ऑक्सीजन फार्मूला, जहां पर हर्निएशन डिस्क को सुखाने का काम करता है, मतलब ड्राई करने का काम करता है। तो यदि आप ऐसी अवस्था में हो तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। यदि कोई पेशेंट आपके पास में वायरल वाला पेशेंट आया हो, जिसको वायरल इन्फेक्शन आ गया हो, उसका बुखार तो ठीक हो गया हो, लेकिन उसके शरीर में वायरस का लेवल बढ़ा हुआ है, उसके न्यूट्रोफिल्स, इस्टोनोफिल्स, बेसोफिल्स बढ़े हुए हैं, साथ साथ उसको बुखार के बाद में दूसरी बीमारी आ गई है, या वायरल फीवर के बाद में कोई बीमारी आ गई थी, और आप उस वायरस को खत्म करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है, आपको विड्रोल के साथ ऑक्सीजन फार्मूला ऐड कर देना है, उसका वायरस खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, मैं यहाँ वायरल ट्रीटमेंट देने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप वायरल ट्रीटमेंट जरूर कीजिए। उसको पावरफुल बनाने के लिए यदि आप बॉडी के टेम्परेचर को, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि हम किसी वायरस को खत्म करना चाहते तो करते क्या है, हम किसी वायरस को खत्म करना चाहते हैं तो हमारी बॉडी हमारे शरीर को गर्म करती है, लेकिन हमने एक एंटीबायोटिक मेडिसिन खा ली जिसके द्वारा हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो गया, उस वायरस को खत्म नहीं कर पाया, वो आपके शरीर के अंदर मौजूद रह गया, तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे दूसरे नुकसान पहुंचाता रहेगा। अब आपके शरीर से तो, आपके हाइपोथैलेमस से तो आपने मना कर दिया कि बॉडी के टेम्परेचर को मत बढ़ाना। कोई बीमारी जो बुखार के वायरल इन्फेक्शन के बाद शुरू हुई है, वहां पर भी आप विड्रोल के साथ ऑक्सीजन का यूज कर सकते हो। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल, मतलब कुछ ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जहां पर आप विड्रोल के साथ ऑक्सीजन का यूज कर सकते हो। अब आप कोई ऐसी डिजीज का नाम आप में से कोई बता दे, मैसेज टाइप करके बता दे, जिसमें आप विड्रोल के साथ ऑक्सीजन का यूज कैसे करेंगे, उसके प्रोटोकॉल को समझना चाहते हैं, क्योंकि इसका यूज लगभग 99 बीमारियों में, मतलब 99% बीमारियों में चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन, हाउ टू डिसाइड विच विल गो फर्स्ट, ऑक्सीजन और विड्रोल। ठीक है, एलर्जी राइनाइटिस में कैसे यूज करेंगे, आरए में कैसे यूज करेंगे। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन को आंसर दे दूं बस, थायराइड में कैसे यूज करेंगे बता देते हैं, एपिलेप्सी में कैसे यूज करेंगे बहुत बड़ी, ऑटिज्म में कैसे यूज करेंगे बहुत बड़े। तो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से यूज करेंगे। बहुत मैसेज आ गए, मैं पहले इनका आंसर दे दूं, फिर हम लोग वापस से नई चीज को चालू करते हैं। तो देखो, विड्रोल ट्रीटमेंट हमारा मेन ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन को हमने इसमें जोड़ा है इसको पावरफुल बनाने के लिए, और ये बहुत अच्छा काम करता है जब इसको इस सीक्वेंस के साथ दिया जाता है, पहले ऑक्सीजन दिया जाए, फिर विड्रोल दिया जाए, फिर बाद में ऑक्सीजन दिया जाए, तो ये बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है यदि ये दोनों मिल जाते हैं, ऑक्सीजन, विड्रोल और ऑक्सीजन, ये तीनों साथ में मिलकर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। अब एक एक बीमारी थोड़ा सा मैं मैसेज खोल लेता हूँ, इसने क्या क्या डाला है, कहाँ से, हाँ जी लिख रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर आया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, पैरालिसिस का मेंटल है, थायराइड, एपिलेप्सी, आर एलर्जेटिक राइनाइटिस है ना। तो देखिए, एलर्जी में आपके पास कोई एलर्जी का पेशेंट आया राइनाइटिस का, जिसको सुबह सुबह छींक आती है, या नाक में से पानी गिरता है, या उसको सर्दी होती है, तो आपको केवल पेशेंट का ये देखना है कि उसका बीपी हाई तो नहीं रहता है, नहीं रहता है तो फिर तो मजे हो गए आपके। देखो, एलर्जेटिक राइनाइटिस का पेशेंट है तो थका थका तो महसूस करेगा, उसके अंदर वीकनेस तो रहेगी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो म्यूकस बन रहा है वो लगातार बॉडी से बाहर हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो बहुत सारे बॉडी के न्यूट्रिशंस लगातार उससे बाहर जा रहे हैं, छींकों के माध्यम से और नाक के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें उसको प्रोटोकॉल में फॉलो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डिसाइड कर लेना है कि हम उसको विड्रोल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कंडीशन हमारी फुलफिल होती है कि या तो उसका बीपी सामान्य है या लो बीपी है ना। दूसरा, एक फुलफिल कंडीशन होती है, हम बॉडी का टेम्परेचर चेक कर लो, क्या बॉडी का टेम्परेचर 98.9 से ऊपर तो नहीं है, नहीं है तो फिर हम विड्रोल दे सकते हैं।
देखो आप अधिकतर एलर्जेटिक राइनाइटिस का पेशेंट का जब बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे ना, तो 97.45 के आसपास ही मिलेगा, 98 नहीं मिलेगा। 90% पेशेंट हो वो शरीर से गर्म दिखेंगे। मतलब जब राइनाइटिस होती है तो बॉडी जब लड़ती है तो थोड़ी सी गर्म होती है। गर्म होती है उसका मतलब नहीं आप गर्म होकर चेक मत करिए, उसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करिए और उसका बीपी चेक करिए। ये दोनों चीजें आपको विड्रॉल देने के पहले चेक जरूर करना है पेशेंट की। यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल और बीपी की गोली नहीं खाना खाता है वो, तो आप उसको केवल विड्रॉल और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए। उसको विद इन 2 and 3 days में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज सबसे कमाल की बता दूं कि जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो आप प्लीज पेशेंट को विड्रॉल और ऑक्सीजन देना प्लीज बंद कर दीजिएगा। उसको विड्रॉल और ऑक्सीजन की फिर जरूरत नहीं है। वापस से दिक्कत आती है, वापस से परेशानी आती है तो फिर आप डबल से रिपीट कर सकते हो। लेकिन जब पेशेंट को इंप्रूवमेंट आने लग जाए, वो 60 से 70% ठीक हो जाए, आप 100% ठीक करने के लिए इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वो ऑटोमेटिक 100% में पहुंच जाएगा। अब ये तो हमें चीज हो गई सिंपल सी, जब एलर्जेटिक राइनाइटिस के लिए हमें करना है। देखिए एलर्जेटिक राइनाइटिस जो है ना, जो भी हम एलर्जी की बात करते हैं ना, थोड़ा सा आप है ना बीमारियों को थोड़ा सा जब भी बात करें तो उसको थोड़ी गहराई में समझा करें। गहराई में क्या समझा करें, 270 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ घोषणाएं करना है, पंडित जी को घोषणाएं करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एलर्जी के बारे में बता दूं, एलर्जी क्या होती है। देखिए एलर्जी को बहुत सामान्य रूप से समझा जाए, प्लीज सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी एलर्जेटिक राइनाइटिस के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा एलर्जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिरकार एलर्जी है क्या, ये इससे हम समझते क्या है। देखिए जब हमारा शरीर किसी चीज का विरोधी हो जाता है और अपना विरोध जताना चाहता है, जब हम उसे एलर्जेटिक कंडीशन बोलते हैं। किस तरीके का विरोध जताना चाहता है वो, जैसे कि किसी व्यक्ति को धूल लगी है ना, अब धूल में तो मैं भी था, मेरा मित्र भी था, मेरे और दोस्त भी थे, लेकिन मेरा एक अकेला दोस्त ऐसा था जिसके शरीर ने उस धूल का विरोध किया। किस धूल का विरोध किया, जिससे वो बना हुआ है। हम भी एक्चुअली में देखा जाए ना साइंस के अनुसार, तो जितनी चीजें धूल के अंदर होती है ना, धूल के अंदर फास्फोरस होता है, आयरन होता है, सिलिशिया होती है, वो सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है। केवल उसका तरीका अलग होता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो वही चीज जो धूल के अंदर मौजूद होती है वही हमारे अंदर मौजूद होती है। और चाहे वो इंसान को जलाया जाए चाहे गाड़ दिया जाए, उसको बनना धूल ही है, मतलब मिट्टी बनना है। और हम जो खाते हैं वो भी मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते, हाँ सही बता रहा हूँ, मिट्टी खाते हैं। आपने एक सेवफल का बीज देखा, हम बीज कभी नहीं खाते। हम क्या करते हैं, सेवफल के बीज को एक मिट्टी में बो देते हैं। वो उस बीज के अंदर वो ताकत होती है कि उस मिट्टी के रूप को परिवर्तित करके वो एक पेड़ में बदलता है, और फिर उस पेड़ से न्यूट्रिशंस तो कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। उस पेड़ से वो सेवफल बनाता है और उस सेवफल को हम खा लेते हैं, और खा के हमारा शरीर उसको एक सेल्स के रूप में बदल लेता है। हम मिट्टी खा रहे हैं, और हम जब मर जाएंगे तो हमें भी मिट्टी बनना है, हमारा मोशन है उसको भी मिट्टी बनना है। तो हम भी मिट्टी है और हमें बनना भी मिट्टी है, और हमारा शरीर भी मिट्टी, हमारा शरीर विरोध भी किसका कर रहा है, मिट्टी का कर रहा है। आप थोड़ा सा लिंक हो पाए ना मेरी चीज से, आप समझ पाए ना जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो एक विरोध है, एलर्जी कुछ नहीं है, बॉडी का एक विरोध है। शरीर उसको अपना नहीं मान रहा है। किसको अपना नहीं मान रहा है, एलर्जी मतलब उस धूल को अपना नहीं मान रहा है, उसको बड़ा दुश्मन मान रहा है। तो उसके रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन में वो विरोध पैदा करता है और छींके लाता है। कहाँ से चालू होती है इसकी कहानी, इसकी कहानी चालू होती है आपके पोलिप्स से। पोलिप्स के अंदर सेंसेशन करने की ताकत होती है, वो सेंसेशन करता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि आपके नाक के लिए, आपके लंग्स के लिए चीज अच्छी है बुरी है। तो वो तुरंत दिमाग को सिग्नल देता है, पोलिप्स इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट होकर वो तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भैया ये जो है काम की चीज नहीं है, तो उसको बाहर फेंक। तो छीके छाके आने शुरू हो जाती है, और वो जो है पानी बहना और सारी चीजें, लंग्स उसको बाहर फेंकना शुरू कर देता है। क्यों, उसका कारण है कि आपका शरीर मिट्टी का विरोधी हो गया है। तो जब भी आपका एक पेशेंट ऐसा आता है जिसका शरीर मिट्टी का विरोध करता है, मिट्टी से विरोध मतलब एटमॉस्फेयर का विरोध करता है, हवाओं का विरोध करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको कहना है कि भैया थोड़ा प्रकृति से प्रेम चालू कर दे। अब प्रकृति प्रेम क्या होता है, प्रकृति प्रेम ये होता है, इसका सबसे बढ़िया तरीका एलर्जी ठीक करने के चाहते हैं आप, विड्रॉल ऑक्सीजन के साथ में आप एक तरीका बता दें उसको कि भैया अपने गार्डन में जाएं, और अपने गार्डन में जाकर आप कोशिश करें 1 से 1.5 फीट का गड्ढा खोदें। आपने एक बार 1.5 फीट का गड्ढा खोल लिया, मतलब किसी हथियार की सहायता से, फिर आप रोज अपने हाथों से उस मिट्टी को दूसरी जगह रखें, उसके अंदर पैरों को रखें, और पैर से वापस वो जो मिट्टी है उसको वापस से जो उस गड्ढे के अंदर डाल दें। थोड़ी देर उस मिट्टी में बैठे और वापस से जो है उस मिट्टी को फिर से अलग से निकालें।
यदि लगातार आप ऐसा कुछ दिनों तक करते हैं ना, तो आपका दिमाग समझ जाएगा कि मैं भी मिट्टी का हिस्सा हूं, आपका शरीर उस मिट्टी का विरोध करना बंद कर देगा। और जैसे मिट्टी का विरोध करना बंद करेगा, आपकी एलर्जी ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब कुछ शहर के बड़े बड़े शहर के लोग हैं जो जिनके पास में गार्डन की कमी होती है, कुछ नहीं करे, 2 तरह के गमले लाए, एक खाली गमला, एक भरा हुआ गमला। भरे हुए गमले को रोज खाली करके खाली गमले में डाल दे, और खाली गमले को जो भर गया है उसको अगले दिन वापस से खाली गमले में डाल दे। वो मिट्टी का रोज ट्रांसफर करे। देखिए अधिकतर एलर्जी अब बढ़ती जा रही है। एलर्जी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारा प्रकृति के साथ संबंध खत्म हो गया। तो जो एलर्जेटिक पेशेंट है उसको आप समझाएं कि आप मिट्टी के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहें, आप खुली हवा के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहें। आप नंगे पैर, आप गार्डन में घूमने जाते हैं तो आप नंगे पैर होके कोशिश करें जमीन पे घिस के पैर को चले। यदि जमीन पे पैर घिसते हैं ना, आपके तलवे से जैसे ही मिट्टी लगेगी, आपके तलवे से जैसे मिट्टी लगेगी, आपकी शरीर एलर्जी मतलब विरोध करना बंद कर देगी। जैसे ही विरोध करना बंद कर देगी तो आपकी एलर्जी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो आप न्यूरोथेरेपी जोड़ रहे हो और साथ में गजब का कमाल का तरीका बता रहा हो कि भैया जो है आप मिट्टी के साथ संबंध अपने अच्छे कर लें, आपका शरीर मिट्टी का विरोध करना बंद कर देगा। उसको केवल बताना तो है कि मैं और ये एक ही चीज है। हमारे दिमाग को जब ये चीज समझ में आ जाती है ना कि हम भी मिट्टी से बने, मिट्टी के अंदर वो सारी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, तो हमारा शरीर उसका इतना खतरनाक तरीके से विरोध करना बंद कर देगा। आया आपको समझ में? अब एक दूसरी चीज आ गई पोलिप्स की, कि पोलिप्स का इरिटेशन होता है तब जाके सारी चीजें गड़बड़ होती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, एक करीब करीब आप समझिए 40 ml के आसपास पानी गर्म करवाइए पेशेंट से, एक सिरेंज लीजिए जिसका एलोपैथिक मेडिकल साइंस में यूज होता है, लेकिन उसकी सुई को निकाल के फेंक दीजिए। जैसे आप सुई को निकाल के फेंक लेंगे तो आपके पास एक सिरेंज बचेगी जिसको डिस्पोजल कहा जाता है। उससे आप वो गर्म पानी को खींचिए और हल्का सा नाक के अंदर डालिए, बहुत धीरे धीरे करके। इस नाक में भी डालिए, इस नाक में भी डालिए। जो पोलिप्स का इरिटेशन है ना वो दूर होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट से कहिए थोड़ा से पानी की मात्रा को गर्म बढ़ाते जाए, मतलब आज आपने गर्म करा, ये सहन करे, अगले दिन थोड़ा सा और गर्म करिए कि ये थोड़ा सा ज्यादा सहन करे। इसकी सहन शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतना पानी का टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाए। जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जो पोलिप्स का इरिटेशन है ना, उस गर्म पानी के कारण से उसका इरिटेशन दूर होता जाएगा और वो सिग्नल नहीं देगा। तो बार बार जो एलर्जेटिक राइनाइटिस है वो ठीक होने में जल्दी से ठीक होने में भूमिका निभाएगी। जब जैसे आप एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं ना, तो आपको उस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, उस डिजीज के बारे में जानना होगा। देखिए हो सके तो मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसी क्लासेस चलाएं जहाँ डिजीज के बारे में बताएं कि डिजीज क्या होती है। जब आप डिजीज को समझेंगे ना तो उसके प्रोटोकॉल को बहुत आसानी से बना पाएंगे। जब प्रोटोकॉल को बहुत आसानी से बना पाएंगे ना तो उस बीमारी को आप बहुत जल्दी से ट्रीट कर पाएंगे। अब आज आपको समझ में आया होगा, आप मुझसे जुड़ पाए होंगे, मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग जुड़ पाए होंगे कि आखिरकार एलर्जी क्या है। आपने अभी तक एलर्जी को अलग भाव में समझा होगा, मैं अपने अनुभव वाली चीजें बताता हूँ आपको कि एलर्जी क्या है। तो एलर्जी कुछ नहीं, हमारा शरीर किन्हीं चीजों का विरोध करने लग जाता है और विरोध के कारण से जो है ये सारी चीजें पैदा होती है। तो अब हमारे शरीर को हमें उसका विरोधी नहीं बनाना है। एक उदाहरण और दूंगा। मेरे पास में एक डॉक्टर थे जो हार्ट के सर्जन थे। वो एलर्जेटिक राइनाइटिस से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्होंने सारी दवाइयां ले लेके थक गए थे और वो बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनका काम था घर आना, घर में एसी है, कार में बैठना, वहां एसी है, बिल्कुल डस्ट बिल्कुल नहीं आता है। और वो जो है वहां जाके कहाँ चले गए, अपने हॉस्पिटल में चले गए, सर्जरी करने चले गए, वहां भी धूल नहीं आना। अब धूल नहीं आना, लगातार आप 20-25 सालों से बिना धूल के संपर्क में रह रहे हो और अचानक से थोड़ी सी धूल लग गई तो आपका शरीर फिर विरोध करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका शरीर धूल को अपना समझेगा ही नहीं। और ऐसा होता ही नहीं है कि वातावरण में आप कितना भी साफ रख ले, एटमॉस्फेयर में तो थोड़ी बहुत धूल तो रहेगी, तो उस हल्की सी धूल का विरोध करना शरीर शुरू कर देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, हमने उनको बताया सर 2 फीट का गड्ढा खोदिए आपके यहाँ पर, उसमें रोज पैर को डालिए, आप बाद में वापस से मिट्टी डाल लीजिए, रोज उस मिट्टी को निकालिए। 6 दिन के अंदर जो है उनकी एलर्जी में बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट आए और उनने माना कि यार ये तो कमाल की चीज है, आपकी ये एलर्जी हमारी जो ठीक नहीं हो रही कभी से, वो बहुत आसानी से ठीक होने लग गई है, दवाइयाँ काम करने लगी। दवाइयाँ तो उनकी गई, उन्होंने हमारे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन उनको समझ में आया कि एलर्जी क्या है। तो आप भी अपने पेशेंट को बता, ऐसी कोई सी भी डिजीज होती है ना तो आपको बताना होगा, उसके बारे में समझना होगा कि वो बीमारी क्या है, हम पेशेंट को किस तरीके से प्रोटोकॉल को समझाएं और उस तरीके को ठीक करें। एलर्जेटिक राइनाइटिस के बहुत पेशेंट है, काफी पेशेंट है। जब हम किसी डिजीज के बारे में बात करते हैं ना तो उसके प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। जैसे हमने एलर्जी के बारे में बात करी यहाँ पर, तो ऐसे प्रोटोकॉल बहुत
जरूरी होते हैं हमारे लिए। हो सकता है कि मुझे वापस बाद में मौका मिलेगा, पंडित जी कुछ क्लासेस और भी चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको ऐसी डिजीज के बारे में प्रोटोकॉल बताऊंगा कि हमें एक न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उनके साथ और क्या सावधानी रखे जाए कि हमारा पेशेंट और जल्दी ठीक हो जाए। अब ये पॉलिप्स तो मैंने हो गया एक चीज, और एलर्जी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पीसीओडी में जरूरी है ना, वो जरूरी, जो बाल गीले लंबे समय तक जिन महिलाओं के रहते हैं ना, उनको भी एलर्जीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उनके पॉलिप्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, और एलर्जेटिक पॉलिप्स होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप पेशेंट को ये भी बताएं कि लंबे समय तक बालों को गीला ना रखें, जल्दी से जो अपने बालों को सुखा ले। आपको मजा आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि एलर्जेटिक राइनाइटिस का अब ऐसा कोई पेशेंट नहीं रहेगा जिसको आप न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इसका मूल मंत्र मालूम पड़ गया है ना। अब किसी ने जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पूछा, किसी ने एपिलेप्सी के बारे में, थायराइड के बारे में, ऑटिज्म, पैरालिसिस, सीपी, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, चिकनगुनिया फॉर पेन, लो बीपी, हाउ टू हैंडल, बहुत बढ़िया, ऑटो ऑक्सीजन, पैरालाइसिस। चलो, अधिकतर लोग का क्वेश्चन जो है एपिलेप्सी से जुड़ा हुआ है, और एलर्जेटिक राइनाइटिस तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है लोगों का बहुत सारा, थायराइड से भी जुड़ा हुआ। तो मैं एक आध डिजीज का प्रोटोकॉल और आपको बता देता हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो थोड़ा सा आप लोगों से मैं इतना जुड़ना चाहता हूँ, एक बार साउंड तो ओपन होगा नहीं, एक बार कैमरे ओपन करके बता दो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, इशारों के माध्यम से बता रहे हो कि आपको मजा तो आ रहा है ना, तो मैं दूसरी चीज बताऊँ। चलिए, बहुत बढ़िया, एक मिल गया, शानदार। मैं सब लोगों को देख पाऊंगा ना, सारे वीडियो बहुत बढ़िया देख पाऊंगा शायद। बहुत बढ़िया, सत्येंद्र जी का आया, बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। एक ब्रेक भी रहेगा, तो वो मुझे प्लीज बता देना सर, आप कब ब्रेक रखना है, तो अपन उसमें ब्रेक रख लेंगे। हर डिजीज के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, तो मैं प्रोटोकॉल को आपके साथ जानना चाहूंगा। एलर्जी के बारे में मजा है, एलर्जी के बारे में आपको समझ के। चलिए, अंकित जी तिवारी ने बोला बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, जबरदस्त, यस सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट क्लास, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग बहुत मजेदार है, वैसे आपको मजा आता है इसलिए क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। आज मैच चल रहा है, भारत और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, लोग मैच छोड़ के हमारी क्लास में 277 लोग मौजूद है, बहुत जबरदस्त बात है कि नहीं तो वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग अमेजिंग हो, सारे लोग बहुत अच्छे से चीज को सीखना चाहते हैं, तो मैं बताना भी चाहता हूँ। तो एलर्जी के बारे में मेरे पास में बहुत जबरदस्त चीज थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, एलर्जेटिक राइनाइटिस के बारे में चीज शेयर करी। तो यदि आप विरोधी बंद कर दो, जैसे कि कुछ लोगों को खाने से विरोध पैदा होता है, एलर्जेटिक राइनाइटिस होती है, उसके बाद में फूड एलर्जी होती है, एक तरह की फूड भी एलर्जी होती है। तो फूड एलर्जी में मैंने आपको एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बताया जिसको आपको बार बार यूज करना। जब आपका शरीर किसी फूड को अपना समझना बंद कर दे, तो कुछ नहीं, भोजन से प्रेम बढ़ा देना है, वो अपने आप को समझने लग जाएगा, उसका धन्यवाद कर देना, उसका थैंक यू करना शुरू कर देना है, तो आपको फूड एलर्जी ऑटोमेटिक डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। यदि आप दूसरे भोजन को बहुत प्रेम से, आराम से और बहुत मजेदार तरीके से खाना शुरू कर दें, तो आपकी फूड एलर्जी जो है स्वतः ही खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो फूड एलर्जी में आप अपने पेशेंट को जरूर बताएं, विड्रॉल ट्रीटमेंट के साथ मेटाबॉलिक रेट को जैसे इंप्रूव करेंगे आप, उसकी फूड एलर्जी खत्म होना शुरू हो जाएगी। साथ साथ में आप ये बता दें कि आप भोजन से प्रेम करना शुरू कर दें। एलर्जी में या ट्रीटमेंट देना है सर ऑक्सीजन, हाँ, एलर्जी में सेम ट्रीटमेंट देना है, ऑक्सीजन, विड्रॉल और ऑक्सीजन। आप देखिए अपने क्लिनिक में, देखिएगा इस ट्रीटमेंट का जरा सा है, लेकिन आप अपने ट्रीटमेंट में इसको, अपने क्लिनिक में इसको है ना थोड़ा लागू करके देखिए आप, लेकिन इसके सेंस को समझिएगा। देखिए अकेले काम नहीं करता। जैसे कि आपके पास में एक पेशेंट आ गया, मान लो एक पेशेंट आ गया आपके पास, फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट आ गया। अब फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपने फार्मूला दिया, मान लो हमने एक चर्चा करी थी कि भैया 2-ADR फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन यदि फंगल इन्फेक्शन के प्रोटोकॉल को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, यदि फंगल इन्फेक्शन को आप बहुत अच्छे समझते हैं, तो आपके पेशेंट के साथ आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर ट्रस्ट रख सकता है, वो बहुत लंबा समय तक, जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक आपसे जुड़ा रह सकता है और उस बीमारी को ठीक कर सकता है।
अब मैं थोड़ा सा आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में बता दूं, प्रोटोकॉल बता रहा हूँ मैं डिजीज के बारे में। ऐसा कई डिजीज के बारे में आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा। पैरालिसिस का प्रोटोकॉल क्या होता है, ऑटिज्म का प्रोटोकॉल क्या होता है, आप किस तरीके से उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, मोटापे का प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया। अब मैं आपको फंगल का प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी मजा आएगा। वापस से जुड़ जाना क्लास में, वापस से अपने कान खोल लेना एक बार, वापस से सब लोग जो है 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन लेके वापस से तैयार हो जाना फटाफट। जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। आज तक आपने बुक के इतिहास में फंगल इन्फेक्शन के बारे में चीज नहीं पढ़ी होगी। ये मेरे अनुभव की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फंगल के बारे में, जो जबरदस्त चीज आपको मालूम है। हो सके तो नोट्स तो बना लेना, क्योंकि डबल सी चीज आपको शायद कहीं से समझने की को मिले कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। आज से 7-8 साल पहले बड़ी खतरनाक बीमारी चली फंगल इन्फेक्शन की। अधिकतर लोगों को ग्रोइन वाले इलाके में होता है, फिर लोगों को ऊपर वाले चेस्ट में होने लग गया, बड़ी खुजली, बड़े परेशान, दिन में खुजली चलना, पसीना आए तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है, बड़े क्रीम लगा लगा के थक गए, एंटी फंगल मेडिसिन खा के थक गए, एंटी फंगल मेडिसिन के साइड इफेक्ट आके थक गए, एवीएन के पेशेंट बढ़ गए। तो कई सारे तरीके हुए जिसके कारण से जो है फंगल इन्फेक्शन ने लोगों को बहुत परेशान किया। लेकिन आप फंगल इन्फेक्शन की व्यवस्था को समझे। इसकी जो कहानी शुरू होती है वो मेरे एक मित्र से सुनी होती है, कहानी से सुनाते हैं आपको। हमारे एक मित्र जिन्होंने हमारे साथ मर्म चिकित्सा का कोर्स किया था हरिद्वार से, मैंने एक मर्म चिकित्सा का कोर्स किया था हरिद्वार से सन 2014 नहीं, सन 15 या 16 में। तो काफी मित्र मेरे मित्र भी गए थे, शांतिलाल जी गए थे और भी कई लोग गए थे हमारे साथ में मर्म चिकित्सा सीखने के लिए। तो वहां पर कुछ डॉक्टर लोग भी आए थे जो मर्म चिकित्सा को सीखने के लिए आए थे। तो वहां मेरी मुलाकात हुई। उसमें से एक दिल्ली के डॉक्टर थे जो स्किन स्पेशलिस्ट थे, वो भी उस सेमिनार में आए थे और हमने वहां पर कैंसर के बारे में चर्चा की थी। तो कैंसर के बारे में जब सबने कहा, एक्चुअली में जितने भी डॉक्टर परिवार होता है ना, अधिकतर डॉक्टर परिवार में कैंसर होता है और एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ अपने फैमिली वाले लोगों को बचा नहीं पाते। वहाँ मेरे अपने कुछ व्यू थे, मतलब मेरी खुद के अनुभव थे, मेरी कुछ धारणाएं थी जो मेरे खुद के अलग से कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि मैंने कुछ चीज को समझा था थोड़ा सा कि कैंसर क्या होता है। जब मैंने कैंसर के बारे में उनको बताया तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि यार ये तो गजब की चीज है, मतलब कैंसर इस तरीके से भी कैंसर को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। किसी दिन मौका मिला तो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई सन 2022 में। वो मेरे पास फोन लगाते, मेरे पास मेरा नंबर नहीं था उनके पास, कहीं से वापस से उसी केंद्र जहां से हमने जो मर्म चिकित्सा सीखी थी वहां उन्होंने फोन लगाया। वहां से उन्होंने मेरा नंबर लिया। नंबर लेने के बाद में उन्होंने मुझे फोन लगाया, बोले यार अरविंद पहचाना मुझे क्या? मैंने कि भाई साहब बिल्कुल पहचान लिया, मैंने, मेरे को याद भी रह गए थे, मैंने पहचान लिया उनको। तो बोले यार मेरे को जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया है और पूरी बॉडी में हो गया है, और मैंने एलोपैथिक की सारी दवाइयां ले ली है, होम्योपैथिक की सारी दवाइयां ले ली है, आयुर्वेदिक की सारी दवाइयां ले ली है, लेकिन मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? मैंने कि सर अभी मैं पेशेंट देख रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको फ्री होकर कॉल कर लूंगा। उन्होंने बोला हाँ कॉल कर ले यार, बहुत मतलब इतना ज्यादा हो गया हूँ कि तू कॉल कर ही लेना मेरे पास में, नहीं तो ये तो मरने और मारने वाली सिम्टम्स है कि फंगल इन्फेक्शन या तो मार देगा मुझे, मर जाए, मतलब खत्म वाला मामला है, जीवन बड़ा दुखी हो गया इसके कारण। इनकी सर बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपके पास फोन लगाता हूँ। मैंने अब उनके पास फोन लगाया और फोन लगा के केवल उनसे ये कहा कि मिनकी सर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाना, आप डॉक्टर हो, मैंने फंगस को मैं अपने तरीके से कुछ बताना चाहता हूँ। बोले भाई बता दे, तूने कैंसर के बारे में बताया था, मुझे समझ में आया, इसलिए तो मैंने तेरा फोन नंबर ढूंढा, 4-5 दिन लग गए, तेरा जब जाके नंबर मिला तब जाके मैंने तेरे को फोन लगाया। मतलब वो डॉक्टर के पास में ये कंडीशन है। मैं बाद में उनसे मिला कि उनके क्लिनिक में इतनी भीड़ लगती है ना कि वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, इतने पेशेंट का अपॉइंटमेंट होता है, अपने पेशेंट को देख नहीं पाते हो। लेकिन वो खुद फंगल इन्फेक्शन से ग्रस्त हो गए थे और अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पा रहे। अब फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? मैंने उनसे कहा, मैंने कि सर आप अपने घर की दीवारों को देखिए, जहां पुराने बचपन में आप रहते थे, जिस जगह पानी लगता था वहां फंगस पैदा होती थी, जहां पानी नहीं होता था फंगस नहीं होती थी। बोले हाँ ये बात सच है कि फंगस वहीं पैदा होती थी जहां पानी होता था। आपकी दीवारों में आपने देखा जहां नमी हो जाती है वहां फंगस पैदा हो जाती है। अच्छा, बारिश के बाद वो नमी खत्म हो जाती है, फंगस काली हो जाती है और झड़के गिर जाती है, मतलब डेड हो जाती है। मतलब फंगस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि उसको पानी ना मिले तो फंगस खत्म होना शुरू हो जाएगी। और एक पेशेंट सबसे बड़ी क्या गलती करता है मालूम है? जब उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना तो उसको लगता है कि यार ये जो है ये फंगल इसलिए आई है क्योंकि मैंने साफ सफाई नहीं रखी, इसलिए मेरे को फंगल का इन्फेक्शन हो गया, तो मुझे इसको साफ रखना है। तो साफ रखने के लिए सबसे ज्यादा यूज किस चीज का करता है? पानी का यूज करता है। उसको पानी से बार बार धोता है, उसमें डेटोल लगाता है, क्रीम लगाता है, उसको नमी देता है, उसको पानी से बार धोता है। और आप एक चीज को समझेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार ये
जो फंगस है वो पानी से तो बढ़ रही थी, मतलब जहां मेरे घर में पानी था वहीं तो फंगस थी, जहां पानी नहीं था फंगस नहीं थी। तो अब करना क्या है, आपके पेशेंट को समझाना, भैया ये बीमारी जो है गंदगी से नहीं फैली हुई है, ये आपके स्किन की इम्यूनिटी कम हो गई है, उसके जो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया उनकी कमी हो गई है, इसके लिए आपको फंगस वहां पे अटैक कर रहा है। तो इसको यदि आप खत्म करना चाहते हो तो इसको ठीक करना बंद कर दो, मतलब इसको रोज रोज पानी से धोना बंद कर दो, इसके ऊपर पानी लगाना बंद कर दो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर पानी लगाना बंद कर दो, आपकी फंगस धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप बढ़िया हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति को, जो डॉक्टर व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था, उन्होंने 3 महीने तक पानी लगाया, 15 दिन में इंप्रूवमेंट आ गया, 1 महीने में फंगल इन्फेक्शन खत्म हो गई, तो भी 90 दिन। मैंने 90 डेज का कहा था कि सर 90 डेज के बाद बिल्कुल फंगस नहीं बचेगा, उस व्यक्ति ने 90 डेज तक नहाई ही नहीं, व्यक्ति डॉक्टर होकर 90 डेज 90 दिन तक नहीं नहाया, उसकी फंगल इन्फेक्शन खत्म हो गई जबरदस्त तरीके से। अब पहला अब मैंने मेरे पेशेंट को बताना शुरू किया, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं बिना नहाए रहूं, मुझे तो नहाना रोज जरूरी है, बिना नहाए तो मेरा काम ही नहीं चलता, मेरी तो पूजन नहीं होती, मेरी तो पाठ नहीं होती, मेरी तो नमाज नहीं पढ़ी जाती, मैं तो गुरुद्वारा नहीं जा सकता, मेरे को नहाना तो जरूरी है, अब क्या करूं। तो उसके लिए अपन ने एक सिंपल सा सिस्टम बनाया कि भैया आप जहां जहां फंगल हो वहां पानी मत लगने। बोले ऐसा तो हो ही नहीं लगता, उसका तरीका मैं आपको बताता था, बहुत अच्छा जानदार। हमारा नारियल ऑटोमेटिक अपने आप में एंटी फंगल वाले गुण पाए जाते हैं नारियल के तेल के अंदर। जो जगह फंगल इन्फेक्शन से ग्रस्त हो वहां पर आप नारियल का तेल पेशेंट को लगाने के लिए कह दें और बोलते कि बहुत सारा नारियल का तेल लगाओ, 250-500 ग्राम की शीशी लेके आओ और रोज 50-100 ग्राम नारियल का तेल जहां जहां फंगल इन्फेक्शन है वहां लगा लो, उसके ऊपर से नहा लो। क्या होगा, उस तेल के ऊपर पानी उस तेल से तो मिलेगा नहीं, उसके ऊपर से बह के निकल जाएगा, तो वो जो फंगस वाला एरिया उसको पानी मिलेगा ही नहीं, तो वो सेल्स जो फंगल वाले सेल्स है वो ऑटोमेटिक डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो मरना शुरू हो जाएंगे। फिर बाद में बोलना कि 3 टॉवल लेना, एक टॉवल से उसको पूछना, डबल से फिर पूछना, तीसरी बार फिर पूछना कि नमी बिल्कुल ना बचे। जैसे ही नमी जाने लगेगी फंगल इन्फेक्शन ऑटोमेटिक डाउन होने लग जाएगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा, क्लिनिकली अनुभव में देखा, क्लिनिकली अनुभव में मैंने ये देखा कि जो फंगस होती है उसके कुछ लोग मित्र होते हैं, जैसे कैंसर में बोलते हैं कि आप मीठा ज्यादा खाओगे, या हम 10 पेन कैंसर वाले पेशेंट को देते हैं कि न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ेगा तो उसके साथ में कैंसर के सेल्स भी बढ़ेंगे, इसलिए हम लोग 4 पेन नहीं देते, ग्लूकोजन या जो चीजें उसको न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने में से कैंसर वाले पेशेंट को देते। तो फंगल वाले पेशेंट को भी अवॉइड करें, फंगस को बहुत ज्यादा पसंद है। क्लिनिकली अनुभव में देखा कि जो लोग दूध और दूध से बनी चीजें खाते हैं, स्पेशली चीज हो गया, जब वो ऐसी चीजें खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनके फंगस को भोजन मिलता है और फंगस बढ़ता है। तो आप सेकंड प्रोटोकॉल में डिसाइड करें, पेशेंट को बताएं कि आप मिल्क प्रोडक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें, फंगल इन्फेक्शन आपको है तो पेशेंट को एक पानी लगने से बचाएं। देखिए पानी नहीं लगा तो फंगस को खत्म होना तय है, कोई दुनिया की ताकत फंगस को रोक नहीं सकती। उसको यदि नहीं केवल और केवल 48 घंटे तक पानी नहीं मिलाना तो मरी अवस्था में आ जाते हैं। बहुत खुजली चलेगी उसको 2-3 दिन तक, तो क्योंकि वो डेड होंगे तो इरिटेशन पैदा होगा तो पेशेंट को खुजली चलेगी। तो पेशेंट को बता देना खुजली चलेगी, मरेंगे तो खुजली चलेगी, नारियल का तेल लगाना बार बार खुजली चले तो, और खुजली चले मरेगी तो मतलब आपका फंगल इन्फेक्शन जाएगा। आप उसका भोजन मत दो, बाहरी रूप का भोजन उसका पानी, और अंदरूनी रूप का उसका भोजन जो है वो भोजन है दूध और दूध से बनी चीजें, और दूसरा जो भोजन है उसका खटाई, उसको विटामिन सी बहुत प्यारा है, तो विटामिन सी थोड़ा जो खटाई वाला विटामिन सी होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ये 3 प्रोटोकॉल दें, उसके बाद आप फंगल इन्फेक्शन पर अगले पेशेंट को ट्रीट करें, आपको मजा आ जाएगा। अब आपके न्यूरोथेरेपी के करियर में आपके पास ऐसा पेशेंट नहीं रहेगा, यदि आप फंगल इन्फेक्शन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, कि ऐसा पेशेंट आपके पास नहीं रहेगा जो ठीक ना होगा, उसको ठीक होना तय होगा ही होगा। लेकिन यदि आप ट्रीटमेंट दे रहे हो और वो रोज उसको भोजन दे रहा है फंगस को, तो या आपको लगता है वो ठीक हो पाएगा, वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको एक बीमारी है, तो आप उसकी बीमारी की उसकी गहराई में जाना होगा कि उसकी आखिरकार उसकी डिजीज की गहराई क्या है। यदि आप उस डिजीज की गहराई में पहुंच गए ना, तो उस बीमारी को आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। और ऐसा दिमाग चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही विड्रॉल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि माइंड के पावर को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करता है। विड्रॉल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा अपने माइंड हेल्थ को ठीक करने। किसी ने बोला था मेंटल हेल्थ के लिए भी कि हम विड्रॉल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, जबरदस्त तरीके से काम करता है। आपकी जब खाने का चय पचय अच्छा हो जाएगा, जब आपके न्यूट्रिशंस के लेवल बहुत अच्छे रहेंगे, तो आपके दिमाग ऑटोमेटिक जो है वो शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और विड्रॉल बहुत अच्छी भूमिका निभाता है यहाँ पे। किसी व्यक्ति ने पिछले ही सत्र में एक व्यक्ति ने
बोला था कि सर आपने प्रकृति के 3 तत्वों को शामिल कर लिया है। हमने ऑक्सीजन से वायु को शामिल कर लिया, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो वायु ऑक्सीजन हमने ले ली है, ऊर्जा हमने ले ली, मतलब हम जहाँ बात करते थे कि भैया हम ऊर्जा से बने हुए, तो हम ऊर्जा बॉडी का टेम्परेचर ले लिया है। और हम बात करते थे पानी की, वाटर की, तो वाटर के लिए हमने 2 ADR ले लिया है। तो हम तीनों चीजों को साध लिया अपने, जो हमारे शरीर की बहुत बढ़िया चीजें होती है। तो आपको फंगल इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल समझ में आया कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी डिजीज के बारे में यदि आप जान लेना तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। और ये जान कैसे पाएंगे मालूम है? जब आप वेद पढ़ेंगे ना, कई बार उसको पढ़ेंगे तो आपकी दिमाग की घंटियां खुलने लगेगी। जब घंटियां खुलने लगेगी, यार मैं सही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, मैं डिजीज के बारे में और समझता हूँ। जब डिजीज के बारे में और समझेंगे ना तो मजा आ जाएगा। तो वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। इसीलिए लिखवाया था मैंने आपसे उस दिन। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए बोल दिया सब लोगों से कि भैया जो है मुझे ही आनंद आएगा। आप लोगों को, आपके मन के अंदर वो भाव भरना चाहता हूँ कि आप डिजीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यदि वेद पढ़ते रहेंगे तो। आपके मन के अंदर नए नए विचार पैदा होंगे। जब जब आप वेद पढ़ेंगे ना, आपके अंदर नए नए भाव पैदा होंगे, नए नए विचार पैदा होंगे, और विचारों से जो है ट्रीटमेंट निकलेगा। और ट्रीटमेंट निकलने से जब पेशेंट को रिजल्ट आएगा तो वो स्टोरी बनेगा, और स्टोरी बनेगी तो आप स्टोरी जब पेशेंट को बताओगे तो आपके पेशेंट बढ़ेंगे। आया, मजा आया ये जान के? आपको लगता है नई चीज जानने को मिली थोड़ी सी? आया? थोड़ा सा धमाल हो जाए, कमाल हो जाए, मुझे भी लगे कि आप लोगों को मजा आया थोड़ा सा फंगल्स के बारे में जानने में, कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। आप ऐसा लगता है कि फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा? लगता है कि फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा? कल्पना जी ने बोला बहुत अच्छा लगा सर। राम जी ने बोला बहुत बढ़िया। सुमित जी ने बोला बहुत बढ़िया। आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है ना। आज पता है क्लास में एनर्जी थोड़ी कम थी मुझे जब मैं आया था, बाद में आप लोगों ने एनर्जेटिक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो मैंने आपको एक प्रोटोकॉल बताया राइनाइटिस के बारे में, जो एलर्जी होती है उसके बारे में, पोलिप्स के बारे में मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया, थोड़ा सा भोजन किस तरीके से खाया जाए उसको समझाने का मैंने प्रयास किया, और फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है उसमें भी हमने यूज किया। तो फंगल इन्फेक्शन में देखो, फंगस को खत्म करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप बॉडी का टेम्परेचर यूज करोगे तो फंगल का इन्फेक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ट्रीटमेंट और भी जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, एक आपका जो ट्रीटमेंट है ना, उससे आप सब बीमारियों के रूप में उसका यूज कर सकते हो। बस उसका जो प्रोटोकॉल है वो फिट हो जाना चाहिए। यदि उसका प्रोटोकॉल फिट हो जाता है ना, वही लो बीपी या नॉर्मल बीपी या बॉडी का टेम्परेचर कम, थका हुआ पेशेंट हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, मेटाबॉलिक रेट डाउन हो, लाइपोमा हो, उसके शरीर में कोई चीज का डिपोजिशन हो रहा हो, कोई भी आपको सिम्टम्स मिल जाता है तो आप वहां विड्रोल के साथ ऑक्सीजन दे सकते हो और रिजल्ट जबरदस्त आएंगे, बेहतरीन, शानदार आएंगे, है ना। अब थोड़ी सी बात है आर्टिज्म के ऊपर, है ना, कि आर्टिज्म में विड्रोल और ऑक्सीजन का यूज कैसे कर सकते हैं, है ना। साढ़े आप लेंगे सेशन? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है आने वाले सत्र में हम आर्टिज्म के बारे में समझेंगे कि आर्टिज्म में क्या प्रोटोकॉल है। तो मौका मिला तो आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा कि आर्टिज्म को भी इस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि आपने एलर्जी को देखा, जैसे आपने मोटापे को देखा, भोजन से प्रेम करने की व्यवस्था को देखा, जैसे आपने फंगल इन्फेक्शन को देखा, है ना, ऐसे ही आप आर्टिज्म को एक नई व्यवस्था के साथ देख पाएंगे। हम आने वाले सत्र में यही इसी माध्यम से उन बीमारियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जिसके थोड़े डिफरेंट एसेप्ट, मतलब हम उसको एक नए नजरिए से देख सकते हैं और उन नजरियों का विकास कर सकते हैं और उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो अब आपके पास में मोटापे की बीमारी खत्म हो गई, आपके पास में एलर्जी खत्म हो गई, आपके पास एलर्जी राइनाइटिस खत्म हो गई, आपके पास में जो है फंगल इन्फेक्शन खत्म हो गया, है ना। अब जो है आगे का सत्र में जो है पंडित जी के सुपुर्द करूंगा, वो आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने क्या गजब का कमेंट्स करा था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मजा ही आ गया था। मैं आज आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आपको मर्जी पड़े तो करना, नहीं तो मत करना। उसी दिन आपने मजा ला दिया। और एक चीज और बहुत अच्छी कि आपने 1000 लोगों का व्यू पहुंचा दिया, वो अपने एक जो लास्ट वाले जो सेशन थे उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, पंडित जी का धन्यवाद, अनुज सर का धन्यवाद, पंकज जी का धन्यवाद, जो इस टीम से जुड़े हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
फिर मिलता हूँ मैं, आप आदेश होता है तो। नहीं जी, अब अभी सत्र समाप्त नहीं हुआ, अभी तो 11 बजे का टाइमिंग था आज का। तो केवल मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ। अब 21 से शिक्षक बनने का संकल्प उठाए, नियोथेरेपी को जन जन तक पहुंचाए। नमस्कार साथियों, आदरणीय मित्रों और वरिष्ठ जो नियोथेरेपिस्ट हैं उनको सादर प्रणाम। आज इस सत्र के माध्यम से मैं आप सभी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सूचना साझा करना चाहता हूं। हम सभी भली भांति से जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी एक उपचार पद्धति नहीं बल्कि एक गहरा और वैज्ञानिक विषय है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उस विज्ञान की सूक्ष्म गहराइयों को पूरी तरह से आत्मसात कर पाए हैं? इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लाए हैं एक विशेष फेलोशिप और मेंटरशिप प्रोग्राम जो एनएपी के द्वारा लाया जा रहा है। यह प्रोग्राम एक पाठ्यक्रम नहीं है बल्कि आपको एक मास्टर मतलब शिक्षक न्यूरोथेरेपी बनाने का मार्ग है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपके सामने मैं साझा करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये जो कोर्स है 11,1100 नहीं, 11,1111 रुपए का नहीं है, 11,111 रुपए का है। ठीक है, एक कोर्स 11,111 रुपए का है। इसमें कुछ विशेष चीजें हैं जो हमने इसके पिछले भी सत्र में कुछ चीजें बताई थी, लेकिन अब ये प्रोटोकॉल तैयार हो गया है। जो अनूप सर हैं उनका विशेष कहना था कि जब हम 11 का आंकड़ा ले रहे हैं तो 11 चीजें क्यों नहीं दे सकते। तो इसी विशेष ध्यान रखते हुए 11 बिंदुओं को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि 11,1111 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा समझ के चलिए। जो मैं पहला लाइन ले रहा हूं उसमें भी अगर आप किसी भी सीनियर के नीचे कंसल्टिंग कराते हैं तो मिनिमम कम से कम 300 रुपया चार्ज है। अगर कोई बड़ी डिजीज है, अगर आप कंसल्टिंग कराते हैं और महीने का अगर साल का पकड़े तो 500 के हिसाब से जाए तो 1 लाख रुपए से कई गुना ज्यादा हो जाता है अगर आप कंसल्टिंग भी कराते हैं। तो सबसे पहले हम फेलोशिप प्रोग्राम दे रहे हैं। फेलोशिप में क्या दे रहे हैं, 11 जरा आप पॉइंट लिखते जाइएगा अगर जिनको भी लिखना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है फेलोशिप ट्रीटमेंट सपोर्ट, जिसमें आप महीने में 25 केस हिस्ट्री पूछ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन का एक ही केस हिस्ट्री आप पूछ सकते हैं। उसको कैसे हम मॉनिटर करेंगे कि आप एक दिन का एक ही पूछ रहे हैं, 2 बार पूछ रहे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो कौन कितना मैसेज करता है, मैं वेद का आश्रम परिवार का बता सकते हैं कौन कितने बार मैसेज करता है। तो ये तो हमारा पेड ग्रुप है, तो इसमें तो हम पूरा दृष्टि गिद्ध वाली रखेंगे। तो एक दिन में उसी केस को वापस से अगर आपको करना है, जैसे कि आज हमने किसी जीपीएस के बारे में पूछा या तो पैरालिसिस के बारे में हमने एक केस हिस्ट्री पूछी, उसी ग्रुप के अंदर पूरा अच्छे से आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट को आपने फिलअप किया और आपने पूछा, तो आपने क्या किया, उसका हम लोगों ने, हमारी टीम ने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट या तो सटीक हो सकता है या तो लाइन ऑफ हो सकता है, यानी कि कंडीशन के अनुसार त्वरित परिणाम पाने के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन रहेंगे। थोड़े दिनों के बाद आपको पूरा का पूरा परिणाम जैसे आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हमने आज पूछा, तो 10 दिनों के बाद या तो 5 दिनों के बाद कैसे रिजल्ट आए वो आप अपना अनुभव साझा करेंगे। तो आगे का ट्रीटमेंट आपको उसी ग्रुप में सेम जगह जहां पे आपने पूछा है उसी को आपको बताया जाएगा। तो जैसे कि एक ही केस था पैरालिसिस का और हमने वापस से 10 दिन के बाद फॉलोअप लिया, तो हमारा एक दिन का पहला दिन का खत्म हो गया इसमें। और उसके बाद उसके बाद हमारा क्या हो गया, जो 10वां दिन हमने उसका फॉलोअप लिया तो वो भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया इसमें फॉलोअप भी। तो यानी 2 दिन खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, एक बार और फॉलोअप लिए तो 3 दिन, यानी महीने में हम 25 बार ऐसे केस हिस्ट्री पूछ सकते हैं। या तो उसी को रिपीट कर सकते हैं या तो नया केस हिस्ट्री पूछ सकते हैं। ऐसी चीजें समझ में आ गई। यानी कि साल में देखा जाए तो 300 से ज्यादा, 25 महीने में। क्यों? क्योंकि संडे भी आते हैं, कुछ छुट्टियां भी रहती हैं, तो उस छुट्टियों में कोई भी काम नहीं करता है, खास करके ब्राह्मण लोग काम नहीं करते भाई, तो वो छुट्टियों में हम लोग काम नहीं करेंगे। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस है तो उस केस में आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द के साथ आप टैग कर सकते हैं कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तुरंत का तुरंत त्वरित आपको जो भी रहेगा कॉल पे या तो कैसे भी, जिस भी माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपको तुरंत सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन उसकी एक टाइमिंग रहेगी। आप प्रश्न हमेशा नहीं पूछ सकते कि जब भी मन किया, रात को मन किया रात को डाल दिए। उसका एक टाइम स्लॉट बताया जाएगा, पूरा फॉर्मेट एकदम सिस्टमेटिक जाएगा जिससे आपको लाभ हो और प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ते हैं सबको लाभ हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग लाभ ज्यादा ले ले, कुछ लोग ले ही ना पाए।
जो लोग प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं उनके ऊपर भी हमारी विशेष पकड़ रहेगी, और उनको कैसे प्रश्न पूछा जाए और किस विषय में पूछा जाए उनको उसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। यानी कि फेलोशिप आप पूरी तरह से निचोड़ सके उसके लिए आपको प्रोत्साहित भी किया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। हो गया। दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, अभी पहला पॉइंट था ये, दूसरा पॉइंट आता है सिस्टम वाइज डिजीज डिटेल लेक्चर इन ए वीक। हफ्ते में एक बार सिस्टम वाइज, जैसे कि अभी हमारा सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल एक डिजीज हो गया तो इसके ऊपर 4 से 5 लेक्चर हो सकते हैं, तो ऐसे तो 5 लेक्चर हो गए, तो एक सिस्टम से हम चल रहे हैं ना, तो सिस्टम वाइज इसमें 50 डिजीज नहीं बोल सकते, लेकिन सिस्टम वाइज लेक्चर हमको क्या मिलेगा, हफ्ते में एक दिन पूरे साल तक मिलेगा। तो ये 50+ डिजीज विथ एलएमटी ट्रीटमेंट विथ लॉजिक, ओरिजिनल लॉजिक, एक तो एडवांस आपको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है और साथ में एडवांस लॉजिक के साथ में मिल रहा है, तो ये अपने आप में ही ये वर्थ इट है। अगर हर पॉइंट है ना वर्थ इट है, 11,000 के अमाउंट को केवल हर सिंगल पॉइंट कवर करने के लिए बहुत पावरफुल है। तो 50 लॉजिक आ रहे हैं इसमें। तीसरा पॉइंट पे आता है एक्सक्लूसिव लेक्चर बाय न्यूरोथेरेपिस्ट। न्यूरोथेरेपिस्ट मतलब जैसे अरविंद पाटीदार जी हैं, तो क्या गुरुवार का जो लेक्चर ले रहे हैं ये एक्सक्लूसिव है? नहीं, इससे भी ज्यादा इनके पास डीप मटेरियल पड़ा हुआ है, इससे ज्यादा डीप रिसर्च पड़े हुए हैं, तो एकदम सिस्टम वाइज हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, सत्येंद्र आर्या जी आते हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट हैं, नाम नहीं अभी बताना चाहूंगा, ये एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव नाम हम उजागर नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं, बहुत ही सारे नाम आएंगे। तो ऐसे हमको हफ्ते में एक दिन लेक्चर मिलेंगे, इसको अलग से, ये डिजीज के लेक्चर अलग से, इसके लेक्चर अलग से, यानी कि हफ्ते में हमारा 2 दिन ये हो गया, गुरुवार हो गया और एक रविवार का वेद सत्र तो चल ही रहा है, ठीक है। एक्सक्लूसिव लेक्चर बाय फैकल्टी और डॉक्टर, बीच बीच में या तो गुरुवार को या तो किसी भी दिन हम अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी डे को हम स्पेशल है ना डॉक्टर को लेके आएंगे, जिसमें डायग्नोसिस बाय रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट को कैसे देखना, एक्सपर्ट डॉक्टर को, ऐसे नॉर्मली डॉक्टर को नहीं लेके आएंगे, जो चर्चित नाम रहेंगे ऐसे लोगों को लाएंगे। फिर पल्स डायग्नोसिस यानी नाड़ी विज्ञान जो सत्यनारायण जी का पार्ट है, और वैदिक विज्ञान से कैसे हम डायग्नोस करें, ये सब पार्ट उसी में आ जाएगा, ठीक है। टंग डायग्नोसिस है, फिर इसमें मर्म चिकित्सा भी आएगी, इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, ईसीजी, एमआरआई रिपोर्ट है, यानी जो भी बहुत सारे रिपोर्ट है इसमें कवर की जाएगी। ये याद रखिएगा, प्रोग्राम 1 साल का नहीं है, 5 साल का है, तो पहले साल का मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, सेम चीजें अगले साल कंटिन्यू होगी सेम चीजों के साथ, केवल इसमें जो लेक्चर है वो बदल जाएंगे, ठीक है, हर साल का सेम ही अमाउंट रहने वाला है। एक्सक्लूसिव लेक्चर हो गया, उसके बाद एक्सक्लूसिव मैगजीन फॉर न्यूरोथेरेपिस्ट, जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको एक्सक्लूसिव है ना हम देंगे, हम मैगजीन देंगे, जो हमारे कोई भी ऑफलाइन कार्यक्रम रहेंगे, कोई भी ऑफलाइन कार्यक्रम रहेगा उसमें से आप कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारे कुछ सेंटर मतलब जैसे स्टेट वाइड कुछ सेंटर हम नियुक्त करेंगे, उस सेंटर से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसमें आपको वो मैगजीन का शुल्क तो अभी के लिए नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसका जो भी शुल्क रहेगा, जो भी पुस्तकें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, केवल वो जो कुरियर चार्जेस है, जो सर्विसेज है कुरियर के, वो आपसे ली जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव मैगजीन वो किसी और को नहीं दिया जाएगा, केवल हमारे साथ जो जुड़ने वाले 11,000 के प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं उनको लिए दिया जाएगा। अगर दूसरे लोग इच्छुक है खरीदने में तो उनके लिए प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है, या तो जैसा भी रहेगा उस समय सोचेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे। एफिलिएशन फॉर 1 ईयर ऑल्सो 2 ईयर, फॉर ईयर क्या करेंगे हम, फ्री ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स फॉर फ्रेशर, यानी कि एक कोर्स के ये 11,111 वाला प्रोग्राम उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले से डिप्लोमा किए हैं। जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्या देना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से क्या किया है, वो पूरा हम डिटेल लेंगे तो ही आपको इस ग्रुप से जोड़ा जाएगा। इसमें एक विशेष बात ये रहेगी कि जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है वो भी लोग कर सकते हैं। इसके लिए 5,555 रुपए का शुल्क रखा गया है। जो हमारा 11,111 रुपए का प्रोग्राम लेंगे उन्हीं को 5,555 रुपए में डिप्लोमा कराया जाएगा। और डिप्लोमा क्यों कराया जाएगा, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 1,000 शिक्षक तैयार करने का 1 साल के अंदर बेसिक लेवल का, वो लक्ष्य के तहत हम मेहनत करने के लिए तैयार है, हमारी पूरी टीम मेहनत करने के लिए तैयार है। हमारे साथ जो जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, अभी संख्या नहीं उजागर करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं इस मुहिम में। तो इसके लिए हम इस चीजों को बहुत ही कम पैसे मिला रहे हैं। अब 5,555 रुपए में केवल आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, एग्जाम फीस रहेगा, और जो भी प्रैक्टिकल रहेगा उसके लिए जो क्राइटेरिया रहेगी आपको बताया जाएगा।
ठीक है। अब 7वें नंबर पे आता है मेंटरशिप, क्लिनिक एंड एलिमेंट्री मैनेजमेंट, मेंटरशिप प्रोग्राम। अभी तक फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा था, अब मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्लिनिकल एंड एलिमेंट्री मैनेजमेंट दिया जाएगा, यानी कि आप कैसे सेंटर को रन करें, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, पेशेंट से क्या बात करें, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी मेंटरशिप के अंदर। यानी कि आपको कैसे स्टूडेंट को पढ़ाना है, क्या मटेरियल रहेगा, उसमें 2 पुस्तकें दी जाएंगी, एक एक स्टूडेंट के लिए, यानी स्टडी मटेरियल हमसे ही आप प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमसे अगर 1000 लोग जुड़े और अगले साल वो खुद से अपना कोर्स कराना चाहते हैं बेसिक का, तो उनके लिए उनके एक व्यक्ति ने अगर 10 स्टूडेंट को लेके आते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट के लिए पुस्तक देंगे जो स्टूडेंट को दे सकते हैं, दूसरी पुस्तक उनको स्वयं को दी जाएगी, उसका चार्जेस नहीं लिया जाएगा, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। जिस पुस्तक में कैसे प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट के द्वारा एक बेसिक लेवल पे, उसके सारे प्रश्न उत्तर रहेंगे, और साथ में कैसे पढ़ाना है, वहां पे गोल नहीं बताना, वहां पे गोल का पूरा फंक्शन कैसे एक्सप्लेन करना, वो पूरा आपको डिटेल में रहेगा, चैप्टर वाइज दिया जाएगा कैसे आपको पढ़ाना है। तो वो मटेरियल रहेगा, आप उसको 1 साल 6 महीना जितने साल में कोर्स किया जाएगा, वो आपको पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे क्या रहेगा उसके ऊपर पूरा आपको मेंटरशिप के अंदर उसको आपको तैयार किया जाएगा। 10 डे वर्कशॉप टीचर और मेंटर, या तो स्टूडेंट जो आते हैं, इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग रहेगी। जो हमारे साथ डिप्लोमा कर रहे हैं 5555 रुपए में, उनकी ट्रेनिंग, साथ में जो हमारे लिए मेंटर बन रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए 10 दिन का वर्कशॉप किया जाएगा। और उसका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो केवल आपका आना जाना और जो छोटी मोटी खर्चे रहेंगे उसको आपको वहन करना पड़ेगा, खुद को खर्चा उठाना पड़ेगा। बाकी का वो वर्कशॉप का कोई भी चार्जेस आपको नहीं लिया जाएगा। जो छोटे मोटे खर्चे रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, क्या खर्चे रहेंगे क्या नहीं, और पूरा डिटेल में बताया जाएगा आपको। फिर मंथली ऑनलाइन मॉक टेस्ट रिलेटेड टू एक्सक्लूसिव लेक्चर, जितने भी एक्सक्लूसिव लेक्चर हमारे हो रहे हैं वो चीजें आपको याद रहे, तो उसके लिए एक परीक्षा ऑनलाइन की जाएगी और मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे, जिससे जो चीज आपको एक बार पढ़ा दी गई है वो चीजें दोबारा भूले ना, और आपको आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। मतलब पूरी पकड़ हमारी रहेगी कि आप एक बार आप अगर जुड़ गए तो बहानाबाजी नहीं चलेगी, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। साथ में 10वें नंबर पे आता है ऑनलाइन चौपाल। ऑनलाइन चौपाल मतलब कि यानी कि हम महीने में देखेंगे, डिसाइड करेंगे। अभी तक के लिए तो 4 लेक्चर डिसाइड किए गए हैं। 4 लेक्चर ऐसे रहेंगे जो बिना टॉपिक के रहेंगे। आप आएंगे और आपने क्या सीखा, और साथ में आपने कौन से फॉर्मूले से पेशेंट को ठीक किया, आप अपने केस हिस्ट्री को प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पीपीटी, और या तो मौखिक प्रेजेंट करना, तो भी अगर सिस्टम वाइज करना है, और आप कैसे केस को बनाएंगे, मतलब कैसे आप फाइलिंग करेंगे, कैसे आपको पीपीटी बनाना है, कैसे आपकी केस हिस्ट्री तैयार करनी है, उसके ऊपर डिटेल दिया जाएगा। तो आप एक लेक्चर में 10 से ज्यादा हो सकते हैं, 10 से भी कई ज्यादा हो सकते हैं। तो 1-1.5 घंटे का अगर लेक्चर होता है तो उसमें ऑनलाइन चौपाल रहेगा, जिसमें आप लोग अपना अनुभव साझा करेंगे कि ये फॉर्मूला दिया तो इससे ये परिणाम आ रहे हैं, ये फॉर्मूला दिया तो ये परिणाम आ रहा है। तो जिससे आपकी भी ग्रोथ हो, और साथ में जो लोग जुड़े हुए इस सत्र में उनका भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़े, और साथ में आप कैसे स्पीच डिलीवर कर पाए। कोई भी गलती होती है तो हम एक परिवार है, तो कहीं पे भी होती है, शर्माने वाली बात नहीं, हम उसको गाइड करेंगे कि आप कहाँ पे त्रुटि कर रहे हैं, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें क्या सुधार करना चाहिए, बोलने के तरीके में क्या सुधार करना चाहिए, आपको हर लेक्चर के बाद आपको समझाया जाएगा। या तो जो जैसे 10 लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम इस बीमारी को ठीक किए हैं, हम अपना केस प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उनको सत्र होने के बाद उनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि अब दोबारा आप केस प्रेजेंट करें तो क्या क्या साइंटिफिक होना चाहिए क्या नहीं, वो पूरा हैंड होल्डिंग की जाएगी आपके साथ। 11वें नंबर पे आता है प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट एंड मेंटर। मतलब स्टूडेंट के लिए, जैसे आपके साथ जो आपके स्टूडेंट आएंगे 1 साल के बाद, बेसिक लेवल के आप शिक्षक बन जाएंगे हमारे साथ जुड़ने के बाद, तो आप जब स्टूडेंट को लेंगे तो उसके लिए क्या स्टडी मटेरियल रहेगा, क्या क्या रहेगा, वो उसका भी गाइडेंस हम देंगे। पहले साल में याद रखिएगा, हम आपको हम आपको पहले साल में हम इसके लिए आपको बेसिक लेवल के टीचर बनाएंगे। द्वितीय वर्ष में हम सर्टिफिकेट लेवल के टीचर बनाएंगे। तृतीय वर्ष में हम आपको डिप्लोमा के टीचर बनाएंगे। चौथे वर्ष में हम चौथे और 5वें वर्ष में 2 वर्ष में हम मास्टर लेवल के टीचर बनाएंगे। और ऐसा नहीं है, जो लोग जुड़ेंगे हमारा पूरा ध्यान उन्हीं के ऊपर रहेगा कि कैसे वो क्या कर सके, सही में शिक्षक बन सके और कैसे स्टडी करे। एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि जो खीर है ना बासी नहीं खाई जाती, ज्ञान की खीर ताजी होनी चाहिए।
तो इस उद्देश्य से हम जो मेन पॉइंट रहते हैं उसको तो मैं कभी भी यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले ही उड़ा देता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो ऑनलाइन लेक्चर में जुड़ते हैं, उनका ही फायदा हो। तो अभी चलते हैं, यहाँ से रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं आप। ठीक है, हरिओम, नमस्ते। जब भी कोई व्यक्ति शराब, अल्कोहल या मादक व्यसनों यानी कि ड्रग्स की आदत को छोड़ देता है तो उसके शरीर पे जो दुष्प्रभाव या लक्षण दिखाई देते हैं उसे ही विथड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि पेशेंट के हाथ पैर कांपना, हाथों पैरों का ठंडा रहना, हाथों पैरों में पसीने आना। न्यूरोथेरेपी के अनुसार शरीर के तापमान, टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए मुख्य रूप से 3 अंग कार्य करते हैं, हाइपोथैलेमस, लीवर और थायराइड ग्लैंड। यानी कि हमको 3 ग्लैंड को रेगुलेट करना है। लेकिन भैया ये 3 ग्रंथि की बात की जा रही है, विथड्रॉल ट्रीटमेंट में तो इतनी सारी ग्रंथियां हैं। लॉजिक देख लेते हैं। अभी आप लोग लिख लीजिए, कैसे पेज लीजिए, पेज के सामने जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको लिखिए, बाद में जब मैं बोलूंगा उसका तो उसको सामने उसका क्या लॉजिक होता है वो लिखिए। सबसे पहले अगर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो नेकलेस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे नेकलेस। तो 3 नेकलेस जो स्टैंडर्ड है न्यूरोथेरेपी में दी जाती है, 3 की संख्या और 6 की संख्या और 12 की संख्या बहुत ही पावरफुल मानी जाती है न्यूरोथेरेपी की भाषा में। तो 3 की संख्या को रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे नेकलेस। उसके बाद आता है प्लस। नेकलेस के साथ या तो फर्स्ट स्टेप में नेकलेस रखिए, सेकंड स्टेप में हम आते हैं पूरा विथड्रॉल ट्रीटमेंट। उसके बाद जाएगा हमारा 6 मेडुला। ऐसा साइड में लिखते जाइए, 6 मेडुला, 4 पैरा, 7 लिवर, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड। अब इसका लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ पे 6 मेडुला क्यों दिया गया है? 6 मेडुला का लॉजिक लिखिए आप लोग। 6 मेडुला यहाँ पे दिया गया है हाइपोथैलेमस को उकसाकर ऑटोमेटिक फंक्शन के द्वारा तापमान को नियंत्रण करने के लिए। समझ में आया? दोबारा सेकंड स्टेप पे जाते हैं। 4 पैरा क्यों दिया गया है? 4 पैरा दिया गया है अगर यहाँ पे उपस्थित कोई भी व्यक्ति, अब बॉडी टेम्परेचर में न्यूरोथेरेपी बोलती है हाइपोथैलेमस, लीवर और थायराइड ग्लैंड, ये 3 ही काम करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा क्यों है? पैरा और 4 थायराइड पी एक्स्ट्रा क्यों डाला गया है? तो आप लोग मैसेज लिखिए, तब तक जब तक मैं बता रहा हूं आप लोग मैसेज लिखिए कि 4 पैरा का यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर से क्या लेना देना है। अगर जो सही में इसका उत्तर दे देता है उसके लिए इस सत्र के अंत में एक विशेष भेंट रहेगी, वो अपना नंबर भी साझा कर देंगे। उनको विशेष भेंट ऑनलाइन एक लेक्चर जो एक्सक्लूसिव लेक्चर है उनको लिंक उनको दिया जाएगा, वो उसको ही वो देख सकते हैं, दूसरा कोई, क्योंकि वो जीमेल आईडी मांग करके दी जाएगी तो उस वीडियो का एक्सेस वही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अब बताएं कि 4 पैरा क्यों दिया जाएगा? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पैरा क्यों दिया जाएगा? ऐसा न्यूरोथेरेपी बोलती है कि 4 पैरा थायराइड ग्लैंड को उकसाने के लिए या तो पीटीएच हार्मोन्स के लिए दिया जाता है, लेकिन उसका संबंध बॉडी टेम्परेचर के लिए नहीं है। अब गुरुजी के शब्दों को देखते हैं। गुरुजी ने जब आश्रम में जो लोग पढ़े हैं उनको गुरुजी ने बताया था कि यहाँ पे गुरुजी ने बताया था कि जब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो मांसपेशियां क्या हो जाती है? अकड़ जाती है। मांसपेशियों को प्रॉपर हलचल के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है और उसके लिए ही पैरा दिया गया है। यहाँ पे पीटीएच हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हार्मोन से लेना देना नहीं है। यहाँ पे मांसपेशियां अकड़ जाती है और उसको क्या करने के लिए, प्रॉपर उसको खुराक न्यूट्रिशन मिलने के लिए हमको कैल्शियम की जरूरत होती है। इसके लिए हमको दिया गया 4 पैरा। इसका बॉडी टेम्परेचर से लेना देना है। यहाँ पर एक लॉजिक मैं और दे देता हूँ ओंकार जी। ये आज तक कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम 4 पैरा हम लोग ऑक्सीटोसिन के लिए देते थे, याद रखिए। 1.5 पैरा तो अभी आया है 2014 के बाद। तो इसके पहले अरविंद जी को भी मालूम है 4 पैरा किसके लिए देते थे? ऑक्सीटोसिन के लिए देते थे, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, कहाँ बनता है आप लोगों को मालूम है? हाइपोथैलेमस में, याद है कि नहीं? और हाइपोथैलेमस बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ये भी आपको मालूम है। हाइपोथैलेमस बॉडी को रेगुलेट करते हैं। और और ये जो 4 पैरा जो दे रहे थे वो पहले ऑक्सीटोसिन के लिए दे रहे थे, और ऑक्सीटोसिन बनता है हाइपोथैलेमस में। अब साथ ये हाइपोथैलेमस में बनता है, मगर स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में।
ऑक्सीटोसिन कहाँ स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पैरा जो दे रहे हैं, पहले ऑक्सीटोसिन के लिए दे रहे थे, अब आपको मालूम है एंटीरियर पार्ट को, एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाने के लिए 4 थायराइड पी देते हैं, तो पोस्टीरियर पार्ट को उकसाने के लिए क्या देते हैं? पैरा देते हैं। 2 पैरा वेसोप्रेसिन के लिए, 4 पैरा ऑक्सीटोसिन के लिए। तो पहले ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को उकसाने के लिए देते थे। पता नहीं वेद में लिखा होगा कि नहीं, आप लोग तो बोल रहे हैं कि वेद बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मगर बहुत सारी चीजें अभी वेद में आना बाकी है। तो ये एडवांस वेद अगर आपको जानना है तो इस ग्रुप में जुड़ के रहना। आपको बहुत सारे ऐसा नॉलेज है ना, जो अभी बड़े बड़े धुरंधर लोग वेद पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, उनको खुद नहीं मालूम है न्यूरोथेरेपी की बारीकियां। ठीक है, तो ये जो 4 पैरा ऑक्सीटोसिन के लिए देते हैं, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है बॉडी टेम्परेचर में, अब मैं बता रहा हूँ। तो ऑक्सीटोसिन जो काम करता है वो 2 प्रकार के काम करता है। एक तो ये माइल्ड कूलिंग इफेक्ट का काम करता है, यानी कि शरीर को थोड़ा ठंडा करने का काम करता है। लेकिन पेरिफेरल एरिया के जो स्किन जो होते हैं ना, उनको डायलेट करता है। वो भले ही गर्भाशय और ब्रेस्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, लेकिन स्किन के जो मसल्स है ना, उनको वो डायलेशन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो अंदर के जो पसीना है वो बाहर आ जाए। और जब पसीना बाहर आएगा तो बॉडी जो बहुत ज्यादा हीट है वो नॉर्मल रेगुलेशन हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को थोड़ा सा ठंडा करने का काम करता है, स्ट्रेस को शांत करता है। और साथ ही क्या करेगा वो, ये जो हमारे शरीर में हीट को लॉस को बढ़ाएगा, जो गर्मी जो कम हो रहा है ना, उस कंडीशन को बढ़ाता है। इससे आप देखो ना, बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर है तो भी आप विथड्रॉल ट्रीटमेंट देते हो, क्योंकि विथड्रॉल ट्रीटमेंट कम टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा, और ज्यादा है तो वो भी उनको नॉर्मल करेगा। तो उन दोनों कंडीशन में विथड्रॉल ट्रीटमेंट काम करता है। ऐसा नहीं कि बॉडी टेम्परेचर कम है तो ही देना है, ज्यादा है तो भी आपका ये फार्मूला काम करेगा। ऑक्सीटोसिन हाई टेम्परेचर को कम करेगा, बाकी जो कंडीशन है वो कम टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर ऑक्सीटोसिन के दृष्टिकोण से ये पॉइंट को डाला गया था पहले। और ये फार्मूला तो पुराना है, फार्मूला तो इतना नया भी नहीं है, पुराना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के दृष्टिकोण से उनको भी आप देख सकते हो। और ऑक्सीटोसिन से 4 पैरा से आप हाइपोथैलेमस को भी उकसा रहे हो, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को उकसाने जैसा भी काम कर रहे हो। इस दृष्टिकोण से वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भूमिका निभा रहा है। ठीक है ओंकार जी? हाँ सर, और इसमें एक और योगदान है सर, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो हमारा हार्ट और हमारा शरीर की बहुत सारी ग्रंथियां कैल्शियम की कमी के कारण शिथिल हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम काम करने लगती हैं। तो उस कार्य को बढ़ाने के लिए और हार्ट के पंपिंग को भी रेगुलेट करने के लिए, जिससे पूरे शरीर में बॉडी ब्लड सर्कुलेशन हो सके, इसके भी आधार पे भी तो 4 पैरा का इस्तेमाल होता है ना। हाँ जी, मसल टोन को रेगुलेट करता है कैल्शियम, मसल टोन को रेगुलेट करते हैं, मतलब एक साइंटिफिक शब्द आलोक सर ने दे दिया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सेवन लीवर क्यों दिया गया है। सेवन लीवर क्यों दिया गया है, यहाँ पे लीवर को उकसा कर चयापचय क्रिया को नियंत्रित कर तापमान बनाए रखने के लिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो लॉजिक आज बताया जा रहा है 4 थायराइड पी का। संभवतः ये लॉजिक किसी को नहीं मालूम रहेगा, क्योंकि ये इस फॉर्मूले के अंदर अगर 4 थायराइड पी, हमने पहले ही बता दिया था कि जब पैरा देते थे तो थायराइड पी उस दिन तो दिया ही नहीं जाता था न्यूरोथेरेपी में। जब हम थाइमस देते थे तो एडीआर तो अगले दिन दिया जाता था। हाँ, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो एक पॉइंट देने के बाद दूसरा पॉइंट हम नहीं देते थे। तो ऐसे में थायराइड पी एक फॉर्मूला के अंदर देना, ये न्यूरोथेरेपी के अगर इतिहास में देखा जाए तो असंभव था, मतलब ये चीजें हो ही नहीं सकती थी। आज भी बहुत सारे सीनियर इसको फॉलो करते हैं, और वो अगर आपको देते हुए देख लिए तो डर जाते हैं कि भैया कैसे दे रहे हो, ये चीज तो हो ही नहीं सकता है, और एकदम घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो पेशेंट के साथ हो गया। तो इसके लिए विशेष आभार और विशेष धन्यवाद अनूप सर को, कि जो इन्होंने इतना स्टडी किया, और आश्रम में ही अपने कार्यकाल में, आश्रम में जो सेवाएं दे रहे थे उसी कार्यकाल में ही इन्होंने क्या किया, इसके अंदर थायराइड पी दिया। अब थायराइड पी का यहाँ पे काम बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूरोथेरेपी की भाषा में अगर देखा जाए तो हम थायराइड पी यानी कि 4 थायराइड पी हम एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाने के लिए देते हैं। ये बात समझ में आई? एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाने के लिए देते हैं। और यहाँ पे क्यों दिया गया है,
एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसा करके यह TSH हार्मोन्स के माध्यम से थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे T3 और T4 हार्मोन्स का स्तर बना रहता है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिक को नियंत्रित करते हैं, जिससे शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर संतुलित बना रहे। लेकिन किसके द्वारा? थायराइड पी के द्वारा नहीं, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को पावरफुल बनाने के लिए, उसके कार्य प्रणाली को बढ़ाने के लिए यहाँ पे थायराइड पी डाला गया है। समझ में आ गया? इसके और भी बहुत गहन लॉजिक है, लेकिन एक सीमित में ही इसका दिया जा रहा है, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए, सरल में समझ में आए। इतना भी लॉजिक बहुत हो जाता है। अब आते हैं फोर थायराइड। थायराइड ग्लैंड को उकसा करके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन के लिए दिया गया है, और इस पूरे ट्रीटमेंट का उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित और नियमित करने के लिए, अल्कोहल या नशीले पदार्थ के प्रभाव को खत्म करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। और इसके आगे जो भी व्यक्ति ने आज का सत्र लिया है, तो अरविंद जी के बताए हुए पथ पे चलते हुए इसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है, उस लिस्ट को आप बना करके ग्रुप में डाल देंगे। जो लोग बहुत ज्यादा मेधावी रहेंगे, जितना भी आज के सत्र में इसका उपयोग बताया गया, तो उसके एप्लीकेशन में, यानी कि उसके उपयोग में वो सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं इस फॉर्मूले के। तो इसको ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, एक विशेष बात बताऊंगा कि जैसे कि पिछले सत्र में हमने क्या किया था, एक शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि सब लोगों ने अपना क्या दिया था, फीडबैक के रूप में केवल एक शब्द डाला था ग्रुप के अंदर, वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय न्यूटन। अभी मैं आपको बहुत ही बड़ा चैलेंज देने जा रहा हूँ। आपको यही शब्द लिखना है, वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जय गुरु जी, जय न्यूटन। लेकिन उसके बीच में एक पंक्ति आप अपनी मेधा, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे ऐड करेंगे। किसी का चोरी नहीं करना है, और सबकी बीच वाली पंक्ति अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ग्रुप में डाला है, आप पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना दवा स्वस्थ भारत का संकल्प गढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय न्यूटन। तो बिना दवा स्वस्थ भारत का संकल्प गढ़ेंगे, ये मेरे द्वारा ऐड की हुई पंक्ति है। तो ऐसे ही आप लोग, सभी लोग से आग्रह है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, 200 अभी भी 220 से ज्यादा लोग हैं, तो आप लोग क्या करिए, बीच वाली पंक्ति अपनी मेधा से देखिए, तो उससे पता चलेगा कि आपकी सोचने की स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है। आप उसमें इंग्लिश में भी टैगलाइन बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, अपने गांव वाली भाषा में भी बना सकते हैं, जैसा बनाना है बना सकते हैं, आम बोलचाल वाली भाषा में बनाना है उसमें भी बना सकते हैं। केवल अपशब्द का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो शब्द अपने आप में चिकित्सा है, तो ऐसे शब्द करें, और जिसके ऊपर, जिसके मैसेज में, मतलब 3 ही पंक्ति लिखनी है हमें। वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बीच में एक पंक्ति आपका स्वयं का होगा, नीचे पंक्ति रहेगा जय गुरु जी, जय न्यूटन। अनूप सर आगे सत्र को बढ़ाएं, और अरविंद जी ने आज प्रोबायोटिक और उसके ऊपर कुछ चर्चाएं की थी, उस फॉर्मूले को दे देते हैं सभी को भेंट स्वरूप, खीर के प्रसाद के रूप में। ठीक है ना, दे दीजिए, अच्छा है। इसी बहाने सबका फीडबैक आना चालू हो जाएगा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में। पहले इनको बता दिए गए हैं ना प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या है। ठीक है, अरविंद जी आप इस पे एक्सप्लेन कर दीजिए, और अनूप सर इसका लॉजिक बताएंगे, और मैं इस फॉर्मूले का विमोचन कर देता हूँ। बिल्कुल, मैंने देखिए आपको थोड़ा सा बता दिया था कि प्रीबायोटिक क्या होता है। प्रीबायोटिक, देखो 3 तरह के बायोटिक्स के बारे में आजकल ज्यादा चर्चा है। प्रीबायोटिक होता है, एक प्रोबायोटिक होता है, और एक पोस्टबायोटिक होता है। प्रीबायोटिक वो होता है जो हमारे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, उनका जो भोजन होता है वो प्रीबायोटिक होता है। मतलब जो प्रोबायोटिक को ऑलरेडी भोजन देते हैं वो सब प्रीबायोटिक की गिनती में आते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे चिकोरी रूट पाउडर होता है, कॉफी के टेस्ट को इनहेंस करने के लिए बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है। केले बहुत अच्छे प्रीबायोटिक्स है, जो गोंद खाने का होता है बहुत अच्छे प्रीबायोटिक्स होते हैं। ऐसे फाइबर जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे दालों में पाए जाते हैं कुछ फाइबर, वो सब प्रीबायोटिक होते हैं। कुछ अनाज होते हैं उनके अंदर, जैसे कि मोटे अनाज जिनको कहा जाता है, उनमें भी प्रीबायोटिक होता है। फाइबर, ऐसे फाइबर जिसको शरीर पचा पाए, वो उनमें सब में प्रीबायोटिक ऑलरेडी होता है। प्रोबायोटिक वो होता है जो हम अलग से लेते हैं, दही के रूप में लेते हैं, लेकिन हमारे पेट का HCl एसिड का लेवल इतना रहता है कि प्रोबायोटिक को हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाने नहीं देता, जहां उसका मेन काम होता है, तो ज्यादा फंक्शन कर नहीं पाता है ना। लेकिन प्रोबायोटिक के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। एक होता है पोस्टबायोटिक। पोस्टबायोटिक मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने
इडली बनाना हमने, तो इडली बनाने के लिए हमने खमीरा पैदा किया। खमीरा पैदा करने के लिए उसमें जो दूसरे जो सेल्स थे, मतलब जो हमारे बैक्टीरिया थे, उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस खाने के बाद में हमने उसको इडली बना लिया। इडली जो हो गया हमारा पोस्टबायोटिक हो गया। तो ये हमें ना प्रीबायोटिक देगा ना पोस्टबायोटिक देगा, मतलब ना ये हमारे प्रोबायोटिक का खाना भी नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी ऐसा जो हमारे पेट के अंदर ट्रांसफर होना था भोजन, उस भोजन को हमने बाहर ही ट्रांसफर कर लिया और फिर शरीर के अंदर पहुंचाया। तो 3 चीजें हो गई, एक प्रीबायोटिक हो गया, एक प्रोबायोटिक हो गया, एक पोस्टबायोटिक हो गया। हालांकि ये चैप्टर इतना लंबा है कि इसके लिए शायद हो सकता है कि 4-5-6 क्लासेस कम पड़ जाए, प्रीबायोटिक, पोस्टबायोटिक और जो है प्रोबायोटिक के लिए। मैंने आपको इसमें इसलिए समझाया कि जब प्रोबायोटिक हमारे HCl एसिड जो हम खाएंगे वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो फिर हम क्या करें आखिरकार के हमारे प्रोबायोटिक के लेवल को बढ़े। उसके लिए सबसे बढ़िया है कि हम अपेंडिक्स का यूज करें। हमारे अपेंडिक्स के अंदर ऑलरेडी स्टोर रहता है प्रोबायोटिक, बहुत अच्छे लेवल में स्टोर रहता है। तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो अनूप सर आपको बताने वाले हैं। ये आपके गट के हेल्थ को ठीक रखता है, मतलब आपके पेट के हेल्थ को ठीक रखता है और कई बीमारियों को ठीक करने में आपकी मदद करता है प्रोबायोटिक का जो लेवल है। तो सर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और पोस्टबायोटिक के ऊपर बना हुआ है। तो मैंने आपको सिंपल से समझा दिया कि आखिरकार क्यों इतनी रिसर्च तो आ गई, लेकिन मतलब अपना जो प्रोबायोटिक है उसके लिए न्यूरोथेरेपी सबसे ज्यादा उपयोगी जितने भी फार्मूले हैं, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी में जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी है अवेलेबल, हम उसका यूज कर लेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें थोड़ा प्रीबायोटिक हमारे शरीर को देना है। प्रीबायोटिक मैंने आपको बता दिया है कि वो सारे चीजें जिनके अंदर फाइबर का लेवल हो, जो वाटर सोल्यूबल फाइबर हो, वो सब प्रीबायोटिक के रूप में उपयोग करती है। अपन इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता दूं क्योंकि 11 बज गए हैं, 11:11 हो गए, क्लास का आने का समय भी है। तो अनूप सर आपको ये फार्मूला बता दे, सब नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला ग्रुप में लिख के भी कोई नहीं भेजने वाला है और कुछ बताने वाले भी नहीं, और ये क्लिप कट भी जाएगी, उसमें आना भी नहीं वीडियो में। तो आप अपने पास लिख लें, जैसे कि पंडित जी बताते कि भी अच्छी चीज हम बताते ही नहीं, काट देते, तो ये भी काट देंगे, इसलिए आप लिख लिए। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, मजा आ जाता है, जीवन के आनंद आ जाते हैं। और ये कमेंट्स वापस से आप लोगों से जुड़ने के लिए मुझे जो है बेकरार करता है, मेरे अंदर की व्यवस्था को बढ़ाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनूप सर, आप बता दीजिए प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट के बारे में। हाँ जी, आप सबको मालूम है कि ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या है, अरविंद जी ने बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को। तो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही अच्छे स्वास्थ्यवर्धक होते हैं हमारे शरीर के लिए, यानी कि हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं इंटेस्टाइन में। उसी को ही एक्टिव करने के लिए ये फार्मूला है जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। और ये जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिससे आप लोग जानते हो ना, फॉलिक एसिड है, विटामिन के है, प्रोटीन का जो हेल्प करते, प्रोटीन का एंजाइम में हेल्प करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो है ना। तो ये जितना भी हेल्पफुल बैक्टीरिया है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक बोलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो पाए जाते हैं। तो ये जो ज्यादातर हमारी जो इंटेस्टाइन में ये अपेंडिक्स, आप लोगों ने नाम सुने हैं अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स में ये ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स और सीकम के आसपास एरिया में ये प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है ना, वो ज्यादातर पाए जाते हैं। और यही पर रह करके हमारे जो शरीर में अनवांटेड जो फैक्टर है उनको तो ठीक करते ही है ना, एंटीजन वगैरह को ठीक करते ही है, और हमारे खाने में पचाने में, डाइजेशन करने में भी भूमिका निभाते हैं, जिससे हमारे शरीर में एक एनर्जेटिक हेल्थ डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग अपेंडिक्स और सीकम के एरिया को उकसाना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलेज है जो नया बना हुआ है, जो आज तक के कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको ये पॉइंट देने में थोड़ा तकलीफ हो सकते हैं, मगर बार बार अभ्यास करने से ये पॉइंट देना भी आ जाएगा। ठीक है, ये नया रिसर्च है, आप लोग करिए, और ये प्रैक्टिकल किया गया है हम लोगों के द्वारा, तो आप लोग भी प्रैक्टिकल करिए और अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, ये आपको वेद में नहीं मिलेंगे और कोई भी अभी तक की कोई बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी का जो नया रिसर्च है। तो आप फार्मूला लिख लीजिए प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक के लिए। तो सबसे पहले लिखिए 15 लेफ्ट मेडुला, 15 लेफ्ट मेडुला, 10 लेफ्ट मेडुला। ये नर्व के माध्यम से अपेंडिक्स और सीकम के एरिया को एक्टिव करने के लिए, यानी कि इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स को एक्टिव करने के लिए ये दिया गया है नर्व के थ्रू। ठीक है, वेगस नर्व और एसिटिल कोलाइन के माध्यम से इंटेस्टाइन, सीकम या अपेंडिक्स को एक्टिव करने के लिए ये पॉइंट दिया गया है।
क्या बताया, 15 लेफ्ट मेडुला 10 लेफ्ट मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट। पहले 15 लेफ्ट मेडुला देना, फिर तुरंत ही 10 लेफ्ट मेडुला देना, और 1 मिनट के गैप में 3 राउंड दे देना है। और इसके बाद सेकेंड नंबर में देना 1 मिनट के गैप में देना CNNS राइट गैस। CNNS राइट गैस का मतलब आपकी जो राइट गैस आई, यानी कि हमारा जो राइट गैस आई मतलब जो हम गैस आई का पॉइंट देते हैं CNNS में, तो हमारा लेफ्ट वाला जो पैर का अंगूठा है वो गैस ओनली का है, और राइट वाले पैर का अंगूठा है वो गैस आई का है। तो यहाँ पे CNNS गैस आई मतलब हो गया हमारे राइट वाले पैर का अंगूठा। ठीक है, तो ये CNNS राइट गैस देना और राइट ओवरी देना। CNNS राइट ओवरी, गैस के बाद राइट ओवरी देना, और इसके बाद 20 टो फिंगर राइट गैस और राइट ओवरी देना। ठीक है, फिर 1 मिनट के गैप में आप देंगे 1 पॉइंट राइट गैस, अप पॉइंट में देना गैस, राइट साइड की गैस। यानी कि अभी आप गैस क्या कैसे देते हो, दोनों पैर में देते हो ना, पिंडली में दोनों पैर में देते हो गैस आई, है ना, मगर आपको दोनों पैर में ना दे करके सिर्फ आपको लेफ्ट साइड के पैर में देना, लेफ्ट साइड के पैर में गैस आई देना है, वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट में, अप पॉइंट में 1 पॉइंट राइट गैस आई अप देना, और 1 पॉइंट राइट ओवरी देना, और ये 3 ट्रीटमेंट देना 1 मिनट के गैप में। बस इतना ही करना है सीकम अपेंडिक्स को एक्टिव करने के लिए, जिससे वहां पर अच्छे जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना सीकम के आसपास या एसेंडिंग कोलन में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका एक्टिवेशन किया जा सके। और वहां पर आपको मालूम है फॉलिक एसिड का भी फॉर्मेशन अच्छे बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, और फॉलिक एसिड जो होता है ना प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम का काम करते हैं, याद रखिएगा। फॉलिक एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे कोएंजाइम है, और उस फॉलिक एसिड को बनाने के लिए भी आपके जो इंटेस्टाइन में इचेरिशिया कोलाई नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो काम करते हैं। याद रखिए, इचेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई के नाम से जानते हैं, जो गुड बैक्टीरिया है हमारी इंटेस्टाइन में, जो फॉलिक एसिड को बनाने में भूमिका निभाते हैं, उनका भी एक्टिवेशन करने के लिए ये फार्मूला भी जो बताया गया है ना, आप ये यूज करिए। ठीक है, तो ये जितना अच्छा फॉलिक एसिड बनेगा उतना ही ज्यादा आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। अब इसके साथ में लास्ट में आप राइट विटामिन फॉर्मेशन या फॉलिक एसिड का जो पॉइंट है आप वो एक्टिव करिए इसी के साथ में, राइट विटामिन फॉर्मेशन। तो ये बन गया आपका प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फार्मूला। ठीक है, और ये आप दीजिए, लोगों को दीजिए, और इसका जो फीडबैक है आप हमारे बताइए। अब ये कौन कौन से कंडीशन में यूज करना है, अरविंद जी बता रहे हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कौन से कंडीशन में यूज करना है ये फार्मूला। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत शानदार फार्मूला है ये पूरी तरीके से आपके शीकम को और अपेंडिक्स वाले जो पार्ट को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देगा। और शायद हो सकता है कि जो प्रोबायोटिक की जितनी रिसर्च चल रही है उसमें सबसे अच्छा योगदान न्यूरोथेरेपी दे, क्योंकि प्रोबायोटिक जो है वो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो है HCl एसिड के कारण से प्रोबायोटिक हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच ही नहीं पाते, वो डेड हो जाते हैं, HCl एसिड उनको मार देता है, तो वो पहुंच ही नहीं पाते, हम कितनी कोशिश करें। तो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी जो अवेलेबल है हम उनको एक्टिवेट करें तो हमारा काम ज्यादा अच्छे से बन सकता है। तो देखिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मेनली जो स्पेशली यूज किया जाता है वो IBS की डिजीज में किया जाता है, जहां पर इरिटेशन पैदा हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके कारण से आपको दस्त लग सकते हैं, उसके कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, दोनों स्थिति में काम करते हैं बहुत अच्छे लेवल पर जाके। दूसरा प्रोबायोटिक जो हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा होता है, चाहे यूरिक एसिड का हो, चाहे यूरिया का हो, चाहे क्रेटिनाइन का हो, मतलब मेनली स्पेशली किडनी वाली जो डिजीज होती है जहां पर खाना सही से पच नहीं पाता है, यूरिया ज्यादा बनता है, प्रोटीन ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे केसेस में आप प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। देखो क्रेटिनाइन को मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट नहीं थे, लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान का क्रेटिनाइन मैनेज करते हो तो यदि उसका प्रोबायोटिक का लेवल अच्छा, प्रीबायोटिक का लेवल अच्छा, उसके शरीर में बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसका क्रेटिनाइन लेवल सबसे अच्छे से काम करेगा। तो यदि आपके पास क्रेटिनाइन का कोई पेशेंट है जिसको आप ट्रीट कर रहे हो तो उसको प्लीज आप जो है ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का ट्रीटमेंट देके जरूर देखें, उससे निश्चित ही रिजल्ट आएंगे। मेरा सबसे देखो पेट की बीमारी में तो हम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का यूज करेंगे, नॉर्मली आपको मालूम पेट की चाहे एसिडिटी हो, चाहे गैस बन रही हो, चाहे किसी को हाथ लगाने से गैस बाहर आ रही हो, चाहे किसी का खाना नहीं पच रहा हो, इंडाइजेशन हो, चाहे नींद नहीं आ रही हो, चाहे विटामिन की कमी हो, स्पेशली विटामिन B12 की कमी है। तो B12 की कमी क्यों आपके शरीर में, क्योंकि आपके प्रोबायोटिक जो है, आपके जो गुड बैक्टीरिया है
वो प्रॉपर रूप से उसको पचा नहीं पा रहा है, उसको बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको प्रोबायोटिक की कमी है। तो आपको देखिए, मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक मेरे मित्र हैं जो डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके असिस्टेंट है जो काम कर रहा है, उसने हमने टेस्ट करवाया तो उसको विटामिन डी कम निकला, विटामिन B12 कम निकला, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला, उसको जो है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकला, तमाम तरह की चीजें थी। अब उनका फोन मेरे पास में आया कि यार ये सारी तरह की चीजें निकली, क्या करें हम लोग। तो देखा जाए तो उसके लिए 4 दवाइयां चालू है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई चालू होगी, विटामिन B12 को लेवल को बढ़ाने के लिए दवाई होगी, विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए अलग से दवाई चालू होगी, और उसकी यूरिक एसिड को कम करने के लिए अलग से दवाई। हमने एक भी दवाइयां दी थी उसको, हमने बोला कि तू भाई तेरे प्रीबायोटिक के लेवल को सुधार ले, और उस समय केवल उसको राइट ओवरी वाला ट्रीटमेंट ही सिखाया था, क्योंकि मेरे पास पूरा फार्मूला नहीं था। सर से बात हुई तो मालूम चला कि इसका बहुत बड़ा पुराना फार्मूला है, तो हमने केवल उनको एक राइट ओवरी वाला ट्रीटमेंट घर पे देना सिखा दिया, और प्रीबायोटिक और पोस्टबायोटिक का क्या मैनेजमेंट होता है वो सिखा दिया। आप बोलेंगे तो मैं उनकी रिपोर्ट्स भी शेयर कर दूंगा, और एक आध दिन कार्यक्रम में भी बुला लूंगा, मेरे अच्छे जान पहचान वाले हैं वो। तो उनका विटामिन B12 अगली रिपोर्ट में नॉर्मल आ गया, यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल 50% डाउन आ गया। तो आप तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वहां पर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का यूज कर सकते हो। जब मल्टीपल डिजीज आती है, कभी इसका इंप्रूवमेंट हो जाए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का, तो हेल्थ में सुधार आते ही आता है। स्पेशली आप किडनी वाले पेशेंट को जरूर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का यूज करें। पेट की सारी बीमारियों में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का यूज हो सकता है, जितनी भी बीमारियां हैं। किसी को वीकनेस आ रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, वहां प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत सारी जगह का उसका इस्तेमाल हो सकता है। पेशेंट को प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का ट्रीटमेंट दे, साथ में ऐसा फाइबर खाने के लिए कहें जो आसानी से बचा सकते हैं, फाइबर का लेवल बढ़ा दें, तो उनकी प्रीबायोटिक की हेल्थ सुधर जाएगी ऑलरेडी, और वो उनके जीवन में बेहतरीन खाना खाने का थोड़ा सा तरीका सुधार लें। जब ये सारे प्रोटोकॉल को सुधार लेंगे वो, तो निश्चित ही उनको फायदा होगा। तो इन सारी बीमारियों में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। कुछ चीजें हमारी अधूरी रह गई है, हो सकता है कि कुछ अगली क्लासेस होगी तो वहां और चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने अभी कहा था कि सर एलर्जी के बारे में, पॉलिप्स के बारे में और चर्चा करें, तो की जा सकती है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। कुछ किसी ने मैसेज डाला कि कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। हम कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाले हैं आपके पास में, तो उनमें इन सब चीजों, इन बीमारियों की चर्चा करेंगे, इनको थोड़ी और गहराई से समझेंगे और इनको बारीकी से समझेंगे। तो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और पोस्टबायोटिक आपको समझ में आ गया होगा क्या है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि न्यूरोथेरेपी इसकी सबसे बेहतरीन माध्यम क्यों है इसको मैनेज करने के लिए। सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे शानदार तरीका प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को मैनेज करने के लिए, है ना। सर ने मैसेज भी डाल दिया है ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा, जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का होता है, तो पूरा पूरा ट्रीटमेंट भी डाल दिया है। तो आप सब लोग वहां से जो है लिख सकते हैं उसको, है ना, उसका पिक्चर भी खींच सकते हैं, तो वहां से सब लोग आपको पता लग जाएगा, है ना। और कुछ किसी का प्रीबायोटिक या पोस्टबायोटिक के बारे में जानना हो तो मैं बता दूं, या फिर हम क्लास को खत्म करें यहीं पे, या और कुछ जानना हो, किसी कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में, तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, महेश जी चौहान का कोई क्वेश्चन है, इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज आप। ठीक है सर, मैं यहाँ पे कुछ चीजें ये इसके बारे में मैं बता देता हूँ कैसे इसको देना है।